हो ओपोनोपोनो। मैं अपनी सक्सेस का 100% क्रेडिट इसी को दूंगी। हम बार बार सोच रहे हैं हम अनलकी हैं, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, घर में सब खराब है, ऑफिस में सब खराब है। तो आप देखिए 70% पानी है हमारी बॉडी में। उस 70% पानी उन निगेटिव एनर्जीज को, जो अगर हम बोल भी नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। वी आर द मैनिफेस्टर्स, वी आर द क्रिएटर्स। मेरे पास एक बैम्बू प्लांट था जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, 2 years से था। मैंने क्या किया, जब भी मैं उसको पानी डालती थी इसमें, तो मैंने उस बाउल पे सिंपली लव और ग्रेटिट्यूड लिखा था बस। विद इन अ मंथ मुझे जो उसमें ग्रोथ नजर आई, मैंने उसका वीडियो भी डाला अपने चैनल पे। मैंने कहा यार दिस इज जस्ट अमेजिंग। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और पता नहीं क्या क्या 50-60 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए खर्च करके आते हैं। लोग सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना पावरफुल है कि अगर आप आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे हो किसी चीज को, भले ही वो सच नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान के सच कर देगा एक दिन। आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, आप उस चीज के लिए लायक होने तो चाहिए है ना। अगर आपको कटरीना कैफ से शादी करनी है तो क्या आप कटरीना कैफ के लायक हो? क्या आप विकी कौशल हो? हाय एवरीवन, आप मेरे कहने पे कि इस पॉडकास्ट को आगे देखने से पहले एक बार इस वीडियो को यहीं पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि क्या आप खुश हैं। अगर आपने इस बात का जवाब दे दिया है कि आप खुश हैं या नहीं, तो आप इस पॉडकास्ट के एपिसोड को बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड होके फील कर सकेंगे। हमने हमारी खुशियों के लिए इतनी सारी कंडीशंस बना रखी हैं कि मुझे ये मिल जाए तो ही मैं खुश होऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो ही मैं खुश होऊंगा। हम हमेशा नए नए गोल्स के पीछे भागते रहते हैं और उन गोल्स के पीछे भागते भागते हम अपने आज की खुशियों को जीते ही नहीं। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारे गोल्स पूरे कैसे हों, हम क्या करें कि हमारी लाइफ बहुत ही ईजी हो। क्या आप जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमारे बहुत सारे गोल्स खुशी खुशी पूरे किए जा सकते हैं। लाइफ में कभी कभी बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी हमें सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस सब्जेक्टिव जरूर होती है, जैसे किसी को एक अच्छी जॉब उसके लिए सक्सेस है, किसी के लिए परिवार में खुशियां ही उसके लिए सक्सेस है, किसी के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए वो उसके लिए सक्सेस है। सबकी जिंदगी में अलग अलग तरह के इश्यूज आते हैं। किसी को जॉब में इश्यूज आते हैं, किसी को रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं, किसी को इनकम बढ़ाने में इश्यूज आते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो मैं करूं और इन सारे के सारे चैलेंजेस को खत्म कर सकूं? तो आज इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ एक स्पेशल कोच मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आज की बहुत ही स्पेशल गेस्ट ऋचा गुप्ता जी, जो एक नॉर्मल कोच नहीं है, वो एक हैप्पीनेस कोच हैं, वो रिलेशनशिप एंड मनी हीलिंग कोच भी हैं। तो मैं जय शेखावत आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ स्वागत करता हूं हमारी आज की वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट ऋचा गुप्ता जी का। ऋचा गुप्ता जी, पॉडकास्ट वालास के इस पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है मैम। थैंक यू। और मैम, ये सब कुछ जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो शुरू करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप से, आखिर ऋचा गुप्ता जी कौन है? मैं खुद को एक्चुअली सबसे पहले एक हैप्पीनेस कोच के रूप में देखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा स्माइल करती हूँ और मैं लोगों को हमेशा खुश रहना सिखाती हूँ। क्योंकि लाइफ में एक्चुअली खुश रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और हम इसे फालतू की टेंशन्स में, कभी पास्ट की वरीज़ में तो कभी फ्यूचर की वरीज़ के बीच ही हम झूलते रहते हैं, प्रेजेंट को इन्जॉय नहीं कर पाते। सो प्रेजेंट को अगर हम इन्जॉय करेंगे तो हम खुश रह पाएंगे। सो मैं लोगों को खुश रहना सिखाती हूँ और यही मेरा प्रोफेशन है और एक्चुअली मेरे फेस पे हमेशा स्माइल ही होती है। सो आई कैन सी माई सेल्फ एज अ हैप्पीनेस क्वीन। वाह, मतलब ये सुनने में तो बहुत अच्छा सा लगता है, लेकिन चलो इस बारे में और बात करेंगे। पर उससे पहले अगर मैं आपसे समझूं कि ठीक है, एक स्टेज आई होगी जब आपको लगा होगा कि इस फील्ड को एज ए कैरियर में चूज करूंगी, तो वो ट्रांजिशन या वो डिसीजन या वो मूवमेंट कब आया, कैसे आया? एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग आई कैन से कि शायद मेरे चाइल्डहुड से ही हो गई थी, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, सभी की लाइफ में होते हैं। ऑब्वियसली मेरी लाइफ में भी थे, कभी रिलेशनशिप इश्यूज़ तो कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी कुछ और। भगवान की दया से फाइनेंशियली तो आई वाज वेरी गुड। पापा बैंक पे मैनेजर रहे हैं SBI में, सो फाइनेंशियली बहुत ही बढ़िया था। बट रिलेशनशिप और हेल्थ को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ थे। सो लाइफ में मुझे शुरू से ही लगता था, मैं ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मैं किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती थी। तो मुझे हमेशा लगता था कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं अपने आप से ही ढूंढूं। सो ऐसा कहते हैं कि जब आप मेडिटेट करते हो तो आप अपने आप को अंडरस्टैंड कर पाते हो और आप हायर पावर से भी कनेक्ट कर पाते हो। सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही होता है, विजडम हमारे अंदर ही होती है, बट हम उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। सो बचपन से ही अकेले रहने की जो हैबिट थी, या शायद सिचुएशंस ऐसी थी कि कोई था नहीं हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए,
तो मैं अपने आप से ही सवालों के जवाब ढूंढती थी। सो उसी सिचुएशन ने शायद मुझे हीलिंग तक पहुंचाया। फिर इसके बाद जब कोविड स्टार्ट हुआ तो जो भी सिचुएशन थी, हम लोग घर में ही होते थे, कहीं बाहर नहीं जाते थे, जॉब भी नहीं था मेरे पास। एक्चुअली बिफोर कोविड आई वाज वर्किंग, बट कोविड के टाइम पे जॉब भी नहीं था। तो लॉकडाउन में वो 2 साल जब घर में रहे, तो अकेले अकेले घर में, और इतने सारे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं सभी लोगों को, घर में सब लोग हैं, तो रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे। घर में भाई बहन के साथ नहीं बन रही है, पेरेंट्स के साथ नहीं बन रही है, सो देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पहले से ही पता था, बट उस टाइम मुझे होओपोनोपोनो हीलिंग के बारे में पता चला। सो मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया। अफर्मेशंस होती है जिसमें हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हैं, मैंने उनको अफर्म करना स्टार्ट किया। एंड मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे अपनी लाइफ में। हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होने लगे, रिलेशनशिप में जो इश्यूज थे वो भी रिजॉल्व होने लगे। सो आई थॉट कि इट्स अ बेटर थिंग। फिर उसके बाद एक किसी हीलिंग ग्रुप में मैं थी टेलीग्राम पर। सो वहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डेली अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करते थे। मैंने लोगों को गाइड करना स्टार्ट किया, एंड लोगों को गाइड करते करते मुझे लगा कि आई एम डूइंग वेरी गुड। काउंसलिंग में मुझे लगा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। सो मैंने स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 1 and 2 years तक थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मैंने फ्री में काउंसलिंग की, उन्हें फ्री में गाइड किया, हीलिंग सिखाई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया। मुझे लगा आई एम डूइंग वेरी गुड, क्योंकि एक साथ अगर आप 2000 लोगों को या उससे भी शायद ज़्यादा लोगों को मैंने गाइड किया होगा, सो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। सो मुझे लगा इसी को प्रोफेशन बनाना चाहिए। अब उसके बाद व्हाट नेक्स्ट करते करते मैं होओपोनोपोनो के एक सर्टिफिकेशन कोर्स तक पहुंच गई। फिर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सर्टिफिकेशन कोर्स किए, फिर हीलिंग की और भी मॉडलिटीज़ मैंने लर्न की, एंड बस ये प्रोफेशन बन गया। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करते करते ऑटोमेटिकली ये होता है कि जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो आई थिंक वो इसलिए आती है कि वो हमें हमारे हायर पर्पस से कनेक्ट करने के लिए आती है। सो लाइफ में जब भी कोई चैलेंज आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें सोचना चाहिए कुछ अच्छा होने वाला है, भगवान शायद हमें एक अच्छी जगह ले जाने वाले हैं। इसमें 2 शॉकिंग चीज़ें मुझे लगी। एक तो आपने कहा कि आप बचपन में इंट्रोवर्ट थे और बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे। अब वहाँ से आप एक कोच बन चुके हो। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ, मतलब हज़ारों लोगों को आप वो सेशंस दे चुके हैं जहाँ पे आप उनकी हेल्प कर चुके हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग चीज़ लगी। और दूसरा ये कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखी, तो उससे वो डिप्रेशन में गए, और आप उल्टा ही बोल रहे कि आप एक हैप्पीनेस कोच बन गए। मैंने एंजॉय किया उस टाइम को रियली। मैं अब भी देखती हूँ कि लोग कोविड के उस पीरियड को एक कर्ज की तरह लेते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत बुरा टाइम था वो, हम सब लोग घर में थे, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे थे। एंड मैंने उन 2 years में जो मैंने अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, मैं सारा दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी या फिर बुक्स पढ़ती थी। उन 2 सालों में मैंने बस यही किया, और लोग इससे भी परेशान हो गए थे, बट मैंने इतनी सारी नई नई चीज़ें लर्न की। मैं कहूँगी कि वो 2 साल जो थे मेरी लाइफ के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थे। उसी जर्नी ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है। वो मोदी जी कहते हैं ना कि आपदा में अवसर ढूंढना चाहिए। आपने वो कोरोना में ढूंढ लिया। हाँ, थैंकफुली पता नहीं कैसे मैं घंटों मेडिटेट किया करती थी उस टाइम पर, क्योंकि कुछ और तो था नहीं। अब घर वालों के साथ में कितना टाइम आप स्पेंड करोगे, कितनी बातें करोगे। मैं 4-4 घंटे सुबह मेडिटेट कर रही हूँ, रात को 3 बजे उठकर मेडिटेशन करती थी मैं। फिर 9-10 बजे तक मेरा मेडिटेशन चलता था। फिर दिन में कभी मुझे सैड फीलिंग आती थी, फिर मैं मेडिटेट करने लगती थी। फिर नाइट में सोने के पहले मतलब मैं 5-6 घंटे डेली मेडिटेशन करती थी। सो उस मेडिटेशन जर्नी में मैंने इतना कुछ लर्न किया, अपने आप को जाना कि मैं हूँ क्या, आखिर क्यों आई हूँ मैं इस दुनिया में। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 2020 में एक पॉइंट ऐसा था मेरी लाइफ में, आई वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड। क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशंस थी, जॉब के लिए बहुत ट्राई कर रही थी, जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, घर में कितना रहे इंसान। एंड आई वॉज नॉट इन जयपुर दैट टाइम, सो आई वॉज इन माई होम टाउन। वहाँ तो घर से बाहर भी नहीं जा सकते, कहीं मंदिर भी नहीं, कुछ नहीं, कोई मार्केट नहीं, कुछ नहीं। सो बहुत बुरा टाइम था। एक पॉइंट ऐसा आया जब मैंने सोच लिया था अब तो सुसाइड करनी हो, कुछ नहीं हो रहा है। बट थैंकफुली जब मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ ना कि एक टाइम में मैं सुसाइड करना चाहती थी, तो वो बोलते हैं थैंक गॉड कि आपने नहीं की, क्योंकि अगर मैं शायद सुसाइड कर लेती तो आज इतने लोगों की हेल्प नहीं कर पाती। तो मतलब ये दोनों शॉकिंग चीज़ें ही बहुत बड़ी चीज़ें रही। और अब आप मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, तो मेडिटेशन हमने सब ने सुना तो बहुत होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी बड़ी चीज़ है उतने बड़े परसेंटेज में लोग करते नहीं है। आपने तो 5-5, 6-6 घंटे आप बता रहे हैं आपने मेडिटेशन की है, मॉर्निंग में की है, नून में की है, नाइट में की है। तो आपके हिसाब से मेडिटेशन बहुत ही सिंपल भाषा में क्या है, छोटा बच्चा भी अगर सुन रहा हो आपको या हमको, अभी 8-10 साल के बच्चे भी सुन रहे हो, वो उनको भी समझ में आ जाए कि सच में मेडिटेशन क्या है। एक्चुअली मैं मेडिटेशन को एक डिफरेंट फॉर्म में लेती हूँ। लोग जो कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब है ज़ीरो थॉट्स, दैट्स नॉट पॉसिबल। मैंने बहुत ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ, और एक पॉइंट पे आकर मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाएँ। 1 मिनट में हमें कम से कम 30 to 80 थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में। हमारा माइंड इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव कहूँगी मैं कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। और जब आप मेडिटेट करने बैठोगे तो आप खुद नोटिस करोगे एक के बाद एक इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। कभी पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं, कभी फ्यूचर की वरीज आ रही है, कभी घर में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं वो चल रहे हैं। आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे।
आप घबरा के गिव अप ही करोगे ऐसी सिचुएशन में। सो मेडिटेशन के लिए मैं गाइड करूँगी सभी को, सबसे पहले किसी ना किसी मंत्रा के साथ स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप कोई मंत्रा प्ले करेंगे, आप उस पर फोकस करेंगे तो आप मेडिटेट कर पाएंगे। आप बार बार जैसे ही माइंड में कोई भी और थॉट्स आते हैं, जब आपको कोई मंत्र सुनाई दे रहा है तो आप उसको मंत्र को सुनेंगे, आप उसके साथ चैंट भी करेंगे तो थॉट्स अपने आप गायब हो जाएंगे। आपको थॉट्स को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ हमें और ज़्यादा ट्रबल करती है और फियर क्रिएट करती है, और फिर हम भाग जाते हैं कि अब नहीं होगा, मैंने किया ये, मैंने कहा नहीं हुआ। ज़ीरो थॉट्स मतलब वो मैं शायद आज तक भी शायद नहीं कर पाती, या कभी कभी हो जाता है 5 मिनट के लिए हो गया ठीक है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाता। उसके लिए आपको बहुत वो जो अघोरी बाबा वाला जो वर्ड उन्होंने मेंशन किया था, सो वो एक्चुअली उन्हीं के बस की बात है, क्योंकि जब आप फैमिली में रह रहे हो, आप एक सोशल लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आप एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हो, सो बड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं हो पाता है, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। ये बात भी सही है। बट अगर आप किसी मंत्रा के साथ करते हो, जैसे ओम के साथ कर सकते हैं हम, या कोई भी मंत्रा प्ले कर दिया हमने, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, या हरे कृष्णा हरे रामा। मैंने हरे कृष्णा हरे रामा के साथ बहुत बहुत मेडिटेट किया, मतलब 1-1 घंटा मैं आराम से कर लेती थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। सो मेडिटेशन हमें उस मंत्र के साथ करना चाहिए जिसके साथ हम रेजोनेट कर पाएँ, जिसके साथ हम कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि अगर वो हमें सुनने में अच्छा लगेगा, हमें अच्छी फीलिंग आएगी, तो हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे। एंड मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप साइलेंट एक जगह बैठ के ही किसी चीज़ पे फोकस करके करो। मेडिटेशन को मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी तो ये है कि किसी भी चीज़ पे फोकस करना। अब वो फोकस किसी भी चीज़ पे हो सकता है आप किसी प्लांट को देख रहे हो और लगातार उसी पे फोकस कर रहे हो, तो वो मेडिटेशन ही तो है। आपका ध्यान है ना उस चीज़ पे, अपना पास्ट में हो ना आप फ्यूचर में हो, आप प्रेजेंट में हो, उस टाइम पे आपके सामने जो चीज़ है आपका फोकस उसी चीज़ पे, तो यही तो मेडिटेशन है। मेडिटेशन क्या है? ध्यान ही तो है। आप अगर चाय पी रहे हो तो आपका पूरा फोकस अगर चाय पे है कि आपको चाय का टेस्ट आए, आपको उसमें अदरक का भी टेस्ट आए, आपको उसमें स्वीटनेस का भी टेस्ट आए, आपको उसमें पता चले कि कितनी उसमें चाय की पत्ती डली है। अगर आपको ये सारा टेस्ट आ रहा है, ये सारे फ्लेवर्स आप एंजॉय कर पा रहे हो, यही तो मेडिटेशन है। काफ़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की। तो इसमें कुछ ऐसा लेवल भी है क्या कि अगर मैं इस लेवल तक फोकस बना पा रहा हूँ या बना पा रही हूँ तो बस अब मेरे लिए मेडिटेशन यहीं तक था, अब मैं इसको छोड़ के कुछ और लाइफ में ट्राई कर सकता हूँ, जिम वगैरह जो भी करना चाहें? देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जैसे हम जी रहे हैं एक फिजिकल वर्ल्ड में, एक फिजिकल बॉडी है हमारे पास, तो हमें खाने पीने के लिए चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि आज खा लिया तो कल नहीं खाऊं, मैं पॉसिबल नहीं है ना ये। कोई भी नहीं कहता कि मैं भाई कितने दिन खाना खाऊं उसके बाद मैं खाना छोड़ दूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो उसी तरह से वो हमारी फिजिकल डाइट है, तो ये हमारी मेंटल डाइट है मेडिटेशन। जब तक आप जी रहे हो ज़रूरी है। तो मतलब मेडिटेशन को भी एक लाइफ में रूटीन के हिसाब से है, बिल्कुल। ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन में बहुत हेल्प करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, किस तरह से हम अपने गोल्स को अचीव करें, किस तरह से हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाएं, उसमें बहुत हेल्प करता है। कोई ऐसी सिंपलेस्ट मेडिटेशन टेक्निक है जो कोई इंसान कितना ही बोले कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक है, मेरी जॉब बहुत हेक्टिक है, मेरा मैनेजर बहुत ख़राब है, मेरे घर में बहुत अशांति है, कुछ भी है, कोई ऐसी मेडिटेशन की बहुत सिंपलेस्ट प्रैक्टिस जो इंसान बहुत ही कम देर में कहीं पे भी इजीली, मतलब ट्रैवल में हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, अगर 1-2-5 जो भी मतलब समय निकाल सकता हो, निकाल के अपनी लाइफ में ज़रूर करे ही करे, ऐसे कोई सिंपलेस्ट? ब्रीदिंग पे फोकस करना चाहिए। मान लीजिए आपका डे बहुत बिजी है, बहुत केओस चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत भाग दौड़ चल रही है, इधर उधर भाग रहे हैं, 5 मिनट के लिए बैठ जाइए और बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए। बहुत काम फील होगा आपको लगेगा दुनिया बस यहीं रुक गई है। 5 मिनट के लिए बस बैठ जाइए, इतना सा टाइम तो निकाल ही सकते हैं ना, क्योंकि आपकी लाइफ है। सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना है, बस ब्रीदिंग पे फोकस करना है आपको। आंखें बंद करिए और अपनी ब्रीदिंग को इन करते हुए बॉडी में जाते हुए देखिए। ब्रीदिंग को आप एक्चुअली फील करना स्टार्ट करेंगे कि आपके स्टमक तक ब्रीदिंग जा रही है, और जब ब्रीदिंग को आप रिलीज करते हैं तो आपको देखना है कि आपके नॉस्ट्रल के थ्रू वो बाहर जा रही है, रिलीज हो रही है। आप जैसे ही करना स्टार्ट करेंगे, इमीडिएट नहीं होगा, ऑब्वियसली टाइम लगता है सभी चीज़ों में, बट जैसे जैसे आप करेंगे आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप अपनी ब्रीदिंग को देख पा रहे हैं, उसे फील कर पा रहे हैं, और जैसे ही आपने उस पर फील किया, फोकस शिफ्ट हो गया ना आपका, सो दुनिया भर की चिंताओं से वैसे ही अपने आप फोकस हट जाएगा। और 5 मिनट इनफ है। 5 मिनट इनफ है। किसी भी टाइम कर सकते हैं, आप कहीं भी कर सकते हैं, आप इवन कहीं बाहर वॉक कर रहे हो ना, उस टाइम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि मेडिटेशन जरूरी नहीं कि आप घंटों बैठ के ही करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ मिनट्स भी अगर हम डेली इस तरह से करें तो अपने आप को कूल, काम, फोकस्ड रख सकते हैं। नाइस। अभी आपने इससे पहले एक बात कही मैनिफेस्टेशन की, तो अगेन जैसे मैंने आपसे पूछा मेडिटेशन क्या है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन क्या है, एक बार वो भी आप हमें समझाएं। मैनिफेस्टेशन एक्चुअली हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं। हमें ड्रीम होम भी चाहिए, हमें ड्रीम जॉब भी चाहिए, ड्रीम करियर भी चाहिए, ड्रीम पार्टनर भी चाहिए, बहुत सारा पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें लाइफ में, एक परफेक्ट हेल्थ भी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें कैसे हासिल हो? अपने आप कुछ लोगों को किस्मत से मिल जाता है, कुछ लोगों की किस्मत
खराब तो नहीं कहूँगी, बट वो लोग बोलते हैं कि उनकी किस्मत खराब है तो नहीं मिल पाती है। कुछ लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, स्टिल उनको नहीं मिल पाता, और कुछ लोगों को इजीली सब कुछ मिल जाता है। सो मैनिफेस्टेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें हम डेलिबरेटली कुछ एफर्ट्स करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग हम कुछ एफर्ट्स करते हैं कि ये ग्रह सही हो जाए, वो ग्रह सही हो जाए और मेरा काम निकल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मुझे चाहिए, जहाँ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। सो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये मैनिफेस्टेशन टर्म ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ रिचुअल्स होती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं और थोड़ा सा फास्ट वे में अचीव कर सकते हैं। सो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक टर्म है। ओके, तो अच्छा, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपन आएंगे, बट अभी अपन ने मेडिटेशन की बात की, अब अपन ने मैनिफेस्टेशन की बात की। तो मैनिफेस्टेशन मतलब पहला सवाल तो क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं? दूसरा, मैनिफेस्टेशन क्या कोई भी कर सकता है या जो थोड़ा बहुत मेडिटेशन करता है उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना सही रहेगा? नहीं, देखो, मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन कनेक्टेड हैं भी और नहीं भी। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आप सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट हो जाते हो। एज आई टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि अगर आप मेडिटेट कर रहे हो तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होता है, गॉड के साथ आप कनेक्ट हो पाते हो। बट अगर आप डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो हो सकता है आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़े, क्योंकि आपका यूनिवर्स के साथ, आपका गॉड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है ना। जब हम प्रे करते हैं तो हम भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। प्रेयर क्या होती है? हमारा कम्युनिकेशन होता है भगवान के साथ, हम बात कर रहे हैं, भगवान तो बात नहीं कर रहे हैं हमसे। अब भगवान हमसे कैसे बात करेंगे? हम साइलेंट होंगे तभी तो बोलेंगे ना भगवान। हम प्रे कर रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं, हम सारा दिन नहीं बोल रहे हैं तब भी थॉट्स चल रहे हैं। इसलिए मेडिटेशन एक वे होता है भगवान के साथ कम्युनिकेट करने का, कि आप मेडिटेशन के पहले, एक और टेक्निक बताती हूँ मेडिटेशन की। मेडिटेशन के पहले आपकी जो भी क्वेरी है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, करियर में कोई इशू है या लाइफ में कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ चाहिए आपको, मेडिटेशन के स्टार्टिंग में क्वेश्चन करो भगवान से कि भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँ, क्या सॉल्यूशन होगा इसका, कैसे मिलेगी मुझे चीज़। उसके बाद साइलेंस में बैठ जाओ, भगवान आपको आंसर करेंगे। यही तो है मेडिटेशन। ओके, मतलब मेडिटेशन जो हम डेली जो भी करना चाहते हैं, उससे पहले अपने दिमाग में एक चीज़ को मैनिफेस्ट करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँ, और फिर हम मेडिटेशन में बैठें। तो आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं मेडिटेशन कि हु एम आई, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, क्या पर्पस है मेरा। हम अपने लाइफ पर्पस को, मतलब मेडिटेशन मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया कि हर कोई कर सके, कि ब्रीदिंग पे फोकस ही करना है। लेकिन जब आप स्टार्ट करेंगे, जब आप ब्रीदिंग पे फोकस कर पाएंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लेवल तक पहुँचते जाएंगे। क्योंकि जब आप भगवान के साथ कनेक्ट होते जाएंगे तो आपको अपने आप ही माइंड में अपने आप थॉट्स आने लगेंगे, जिन्हें हम कहते हैं इंट्यूशंस। अच्छा, तो ऑटोमेटिकली वो भगवान थॉट्स डालते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को जॉब चाहिए, अब जॉब चाहिए, जॉब के लिए बहुत सारे तरीके हैं। किसी पोर्टल पे जाके वो अप्लाई करेगा, कहीं और अप्लाई करेगा, इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे, उसको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल कर रहा है कोई पर्सन, उसको जॉब नहीं मिल रही है। एक तरीका तो ये है, बहुत हार्ड वर्क हो गया, अब नहीं मिल रहा है, अब क्या करें, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, डिप्रेशन में भी जा सकता है एक इंसान, और फिर उसके थॉट्स ऐसे हो जाएंगे, मैं तो अनलकी हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है। बाकी सब लोगों को मिल रही है, बहुत क्वालिफाइड है, मान लीजिए बीटेक किया हुआ बंदा है, MBA किया हुआ है, स्टिल एक पर्सन हो सकता है ना स्ट्रगल कर रहा है और एक पर्सन को ईजिली जॉब मिल रहा है। बट अगर वो मेडिटेट करता है तो उसकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि मेडिटेशन में जाकर वो सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं मिल रहा है जॉब। कहीं ना कहीं उसके थॉट्स में ही कोई ना कोई गड़बड़ होगी, उसने कुछ नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट कर रखे होंगे, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। सो मैनिफेस्टेशन कैसे करेगा वो, इतने सारे ब्लॉकेजेस को लेकर नहीं कर सकता। सो फर्स्ट स्टेप को मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करिए, आप स्टार्ट तो करिए, हर इंसान को करना चाहिए, 5 मिनट के लिए करना स्टार्ट करिए, सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करिए और कुछ मत करिए। उसके बाद अपने आप इंट्यूशंस आने लगेंगे मेडिटेशन में आपको, कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है, अब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, अब आपको ये टेक्निक अप्लाई करनी है, क्योंकि वो गाइड कौन करेगा, भगवान खुद गाइड करेंगे, अब ये करो। तो मैंने आपको बताया कि प्रेयर तो है कि हम भगवान से बात कर रहे हैं, हम अपनी रामायण सुना रहे हैं, भगवान ये हो गया वो हो गया, हमने अपनी व्यथा सुना दी। अब भगवान की कथा कौन सुनेगा, उसको सुनने के लिए साइलेंट होना पड़ेगा, वो हो गया भगवान, हाँ वो है मेडिटेशन। और मैनिफेस्टेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन उसके नेक्स्ट लेवल की चीज़ है कि अब लाइफ में कुछ चाहिए तो कैसे मैनिफेस्ट करो, कैसे आए वो मेरी ज़िंदगी में। सो मेडिटेशन उसका एक स्टार्टिंग का प्रोसेस है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। मैनिफेस्टेशन में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कि जैसे किसी को जॉब चाहिए, उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद की, इमेजिन किया मुझे जॉब मिल गया। विजुअलाइजेशन, जॉब मिलना नहीं है अभी, बट उसने इमेजिन किया कि मुझे जॉब मिल गया। और भी टेक्निक्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि उसने अफर्म करना स्टार्ट किया, आई हैव ऑलरेडी गॉट अ जॉब,
थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट किया, थैंक यू यूनिवर्स, उसने फील करना स्टार्ट किया। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें वो रेगुलरली करेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करेगा और अच्छी फीलिंग्स के साथ करेगा, एक टाइम के बाद उसको जॉब मिल जाएगा। जॉब मिल गया, जॉब मिलने के पहले उसने इमेजिन किया कि मुझे जॉब मिल चुका है। दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, कि पहले आप वो चीज़ सोचो जो आपको चाहिए, जबकि वो आपकी लाइफ में नहीं है, वो आपकी करंट रियलिटी में नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ अपना मैनिफेस्टेशन, ये पॉडकास्ट मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। एक्चुअली लास्ट मंथ आपको पता होगा मेरा वो महाराज जी के साथ एक पॉडकास्ट था, है ना। सो वो पॉडकास्ट जब था तो मुझे बड़ा शौक था, मैंने कहा करना है पॉडकास्ट करना है। वो पॉडकास्ट की भी एक स्टोरी है जो मैंने अपने चैनल पे डाली है, मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया। वो पॉडकास्ट जब हो रहा था तो वो महाराज जी के सेटअप पर ही था। सो आई वॉज गोइंग देयर, तो सेटअप महाराज जी का था, तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी। मैंने कहा भाई मैं होस्ट हूँ कि मैं गेस्ट हूँ। मेरे माइंड में बार बार ये थॉट्स चल रहे थे। मैंने कहा यार होस्ट तो मैं हूँ, बट मुझे गेस्ट वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि मैं उनके सेटअप पे जा रही हूँ, वहाँ उनकी पूरी टीम है, मुझे होस्ट वाली फीलिंग ही नहीं थी, मुझे पूरी गेस्ट वाली फीलिंग आ रही थी। तो मेरी फीलिंग्स गेस्ट वाली थी ऑटोमेटिकली। जब मेरा पॉडकास्ट चल रहा था तो मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही थी यार मैं गेस्ट हूँ, मैं गेस्ट हूँ, मैं गेस्ट हूँ। तो वहीं से एक थॉट क्रिएट हुआ कि अब मुझे पॉडकास्ट करना है एज अ गेस्ट। आप देखो, दिस वॉज माई मैनिफेस्टेशन। क्यों हूँ मैं आज यहाँ पर, मैंने मैनिफेस्ट किया इसको। वहाँ से मुझे वो फीलिंग आई, थॉट आया कि मुझे एज अ गेस्ट जाना है। अब आप सोच लो मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई टेक्निक अप्लाई नहीं करी और मैं यहाँ पहुँच गई एज अ गेस्ट। ये हमारा एक सवाल भी था कि आपका कोई मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है क्या, वो आपने पहले ही बता Yes. दिया। पर ये हमारा मैनिफेस्टेशन नहीं था। सोचो मैंने कुछ नहीं किया इस मैनिफेस्टेशन के लिए, बट इट हैपेंड। सही बात है। आपकी टीम से पता नहीं कैसे बात हुई, बात किसी और चीज़ के लिए हुई थी एंड आई डोंट नो कैसे मैंने ये सब डिस्कस किया और आज मैं यहाँ हूँ। और मुझे ये अभी कुछ दिन पहले ही रियलाइज हुआ यार ये कैसे हुआ, हमने तो कुछ किया ही नहीं। फिर मुझे रियलाइज हुआ इट वाज माय मैनिफेस्टेशन। मैं उस टाइम पे वो गेस्ट को फील कर रही थी, तो मैं आज यहाँ गेस्ट बन के आ गई हूँ। कमाल। हम जब इस मैनिफेस्टेशन पे थोड़ा सा मतलब जनरली गूगल चैट जीपीटी से पूछते ही हम लोग, तो उसमें हमें एक टर्म मिली कि कुछ लोग रात को भी उसको मतलब स्लीप मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये सच में होता है? बिल्कुल होता है। देखो मैनिफेस्टेशन क्या है कि हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। करेक्ट। कॉन्शियस माइंड अभी इस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है क्योंकि हम अवेक हैं, हम अपने होश में हैं, ठीक है। सो कॉन्शियस माइंड अवेक है। कॉन्शियस माइंड लॉजिकल माइंड होता है। हम कुछ भी करेंगे तो कॉन्शियस माइंड ढेरों क्वेश्चंस करेगा, क्या, क्यों, कैसे। बट सबकॉन्शियस माइंड, आप सबकॉन्शियस माइंड को कुछ भी बोलेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास वो पावर नहीं है। वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं जैसे एक लॉजिकल माइंड है कॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा सा इमोशनल फूल है। उसको जो भी कहो मान लेगा, वो एक छोटे बच्चे की तरह। सबकॉन्शियस माइंड को एक्चुअली एक बच्चे की तरह ही कहा जाता है इस टर्म में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में, कि सबकॉन्शियस माइंड को आप जो कहोगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा चुपचाप। अगर किसी के पास पैसा नहीं है और वो ये बोलना स्टार्ट करे कि आई एम रिच, आई एम रिच, आई एम रिच, सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर देगा। तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को सच बना देगा, लाइफ में ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि सामने वाले पर्सन के पास पैसा आ जाएगा। सो सबकॉन्शियस माइंड जब हम सो रहे होते हैं तब अवेक होता है। कॉन्शियसली पूरा दिन जब हम जग रहे हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड अवेक है, सबकॉन्शियस माइंड सो रहा है। इस टाइम पे हम जो भी करेंगे हमारा कॉन्शियस माइंड उन सारी चीज़ों को देख रहा है, उसमें लॉजिक्स लगा रहा है, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। बट सबकॉन्शियस माइंड जब हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है तब जागता है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि आप उसको कुछ भी काम दे दो वो उस काम को सच कर देगा। आपको जो चाहिए आप उसको बोल दो मुझे ये चीज़ चाहिए, वो ला देगा। सो जब हम सोते हैं, स्लीप जो मैनिफेस्टेशन होती है वो यही होती है। उसमें कुछ टेक्निक्स होती है कि सोते हुए आप अफर्म करो आपको जो चाहिए। क्या गोल है आपका, जॉब चाहिए, मनी चाहिए, या रिलेशनशिप चाहिए, या मैरिज मैनिफेस्ट करनी है, या हेल्थ को लेकर कुछ चीज़ चाहिए आपको, आप सोते हुए उस चीज़ को अफर्म करो, विजुअलाइज करो और उस अजम्पशन में सो जाओ। क्योंकि बिफोर स्लीप आपने सुना होगा कि सोने के पहले हम लास्ट चीज़ जो देखते हैं अपने मोबाइल पर या फिर जिस बारे में हम सोचते हैं, बहुत बार हमें ड्रीम में वही चीज़ें दिखती हैं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे अवेक था। कॉन्शियसली आप कुछ देख रहे थे, कॉन्शियस माइंड थोड़ा थोड़ा सोने लगा और सबकॉन्शियस माइंड के जागने का टाइम हो गया। एक जो स्लीपी स्टेट होती है जिसमें कॉन्शियस माइंड थोड़ा थोड़ा सो रहा है और सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे जाग रहा है। उस स्टेट में आप मोबाइल पे क्या कर रहे हो? लोगों की आदत होती है ना सोते सोते मोबाइल देख रहे हैं। अब उनको नहीं पता वो कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वही चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब कर रहा है। और फिर रात को ये होता है कि ड्रीम्स में वही चीज़ें दिखने लगती है और लाइफ में वही चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती हैं। सो इसलिए कहते हैं कि सोते वक्त वो काम करो जो ज़िंदगी में चाहिए आपको। नाइट अफर्मेशंस भी लोग बना के देते हैं कि रात को सोने से पहले ये हाँ। अफर्मेशंस करके सोओगे तो ज़्यादा अच्छा आप उनको मैनिफेस्ट करोगे। हाँ। मैनिफेस्टेशन की सबसे बेस्ट और ईजीएस्ट टेक्निक है जब आप स्लीपी स्टेट में हो, सोने के जस्ट पहले, उस टाइम पे आप अफर्म करो, विजुअलाइज करो। और भी बहुत सारी टेक्निक है, वाटर टेक्निक्स होती हैं और एक होती है पिलो टेक्निक, जिसमें आपको अपनी अफर्मेशन, अपने गोल को बस लिखना है एक पेपर पे, अपने पिलो के नीचे रख के सोना है। सबकॉन्शियस माइंड उसको भी अब्जॉर्ब करता है क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। सो ये बहुत ईजी टेक्निक्स है।
नहीं तो अच्छा ठीक है, एक टेक्निक पूछ ही लेते हैं। तो मतलब जो लोग जॉब की सर्च में हैं और वो जॉब पाना चाहते ही हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, Yes. तो वो लोग इस वाले स्लीप वाली जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इसमें क्या चीज़ रोज करें कि उनके जॉब लगने के चांसेस बढ़ सकते हों? सबसे पहली चीज़ तो यही कि वो अपनी एक अफर्मेशन बनाए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, क्योंकि हमें ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है तो आप ग्रेटफुल नहीं हो। 100% हम कंप्लेन कर रहे हो लाइफ के उस एरिया में, आप चाहे कुछ भी चीज़ होगी, अगर आपको हेल्थ का कोई इशू है तो आप ये देख लेना कि आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं हो। करियर को लेके इश्यूज़ है, जो भी पर्सन करियर में अगर स्ट्रगल कर रहा है, चाहे ठीक है कि उसकी लाइफ में सच में स्ट्रगल चल रहा होगा, बट उसके थॉट्स अगर वो चेक करे 100% नेगेटिव होंगे। मैं तो अनलकी हूँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत में क्या ही लिखा है कि मुझे कुछ भी नहीं मिलता, मुझे कभी चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, मेरी एजुकेशन अच्छी नहीं है, अच्छे कॉलेज से मुझे नहीं पढ़ाया, पेरेंट्स ने अच्छी एजुकेशन नहीं दिलवाई, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है। इस तरह के थॉट्स होंगे उसके माइंड में, बिल्कुल होते हैं, 100% होंगे। होते हैं। अब ऐसे थॉट्स के साथ, ऐसे माइंडसेट के साथ कैसे कोई जॉब मैनिफेस्ट करेगा? ऑलरेडी वो कंप्लेनिंग मोड में है। भाई आपको एजुकेशन मिल चुकी है, चाहे जो भी है, एटलीस्ट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ, अगर आप उस चीज़ कुछ के तो लिए मिला ही ग्रेटफुल नहीं हो, आप आज अगर कोई पर्सन जॉब सर्च कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास कोई तो क्वालिटीज़ है, तभी तो वो जॉब सर्च कर रहा है ना। हम्म, अगर उसके पास कोई क्वालिटीज़ ही नहीं होंगी तो कैसे जॉब सर्च करेगा वो? सो सबसे पहले अपनी क्वालिटीज़ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स के लिए, सभी चीज़ों के लिए ही शुड बी ग्रेटफुल। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग तो आपको ग्रेटिट्यूड से करनी ही पड़ेगी। हम्म। जब आप अपने पास्ट की चीज़ों के लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो फ्यूचर के लिए कैसे ग्रेटफुल हो पाओगे? सो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड, उसके बाद फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आपको अच्छी लगती है। मैं तो लोगों को ज़्यादातर सजेस्ट करती हूँ एक स्क्रिप्ट बनाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, यूनिवर्स या आप गॉड भी लिख सकते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स वाला टर्म बहुत ज़्यादा चलता है ओके, क्योंकि ये रिलीजन बेस्ड नहीं है। अब कोई अच्छा। किसी रिलीजन से, कोई किसी रिलीजन से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी के लिए इक्वल है। तो यहाँ पे यूनिवर्स वाला टर्म ज़्यादा पॉपुलर है, बट लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने बिलीव के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो लिख सकते हैं कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड माई ड्रीम जॉब, अच्छा, दैट्स इट। एंड उसको और भी ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि मैं इस कंपनी में, इस पोजीशन पे, इस सैलरी पे, और जो भी है लोकेशन तक आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इतनी पावर्स हैं आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपके वर्ड्स में। सही है। तो मतलब एग्जैक्ट कंपनी में, एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट सैलरी, ये स्क्रिप्टिंग हो गई। इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं। इसके बाद विजुअलाइजेशन आता है। आंखें बंद करके बैठ जाओ 5 मिनट और इमेजिन करो आप अपनी ड्रीम कंपनी में, ड्रीम जॉब आप ऑलरेडी रिसीव कर चुके हो एंड यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सेटिस्फाइड। सिंपल, बस इतना करना है। और आपको, आप और भी ज़्यादा इसको इमेजिन कर सकते हो कि आपके अकाउंट में एवरी मंथ आपकी डिजायर्ड सैलरी क्रेडिट हो रही है। अब सैलरी को आप आते हुए देखोगे तो ऑब्वियस ही बात है, खुशी आ ही जाएगी। और जब आप उसे इमेजिन करोगे तो फिर ग्रैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आएगा। और जहाँ पे ग्रैटिट्यूड आ गया कि यूनिवर्स को सिग्नल मिल गया कि हाँ भाई इसको ये चीज़ मिल चुकी है, ये पर्सन पहले से ही खुश है, तो यूनिवर्स का क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला है कि आप अगर खुश हो तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी, आप अगर सैड हो तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा सैडनेस क्रिएट होगी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह वर्क करता है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हो आपकी लाइफ में वैसी ही चीज़ें आएंगी। तो अगर आप खुश हो तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा खुशी देगी। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में जी रहा है, चाहे लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में होती है प्रॉब्लम्स, मुझे ये लगता है कोई भी ऐसा इंसान शायद नहीं होगा, चाहे वो मल्टी बिलियनियर ही क्यों ना हो, सही बात। कुछ ना कुछ। क्योंकि जो मल्टी बिलियनियर है, ऑब्वियसली बात है कि उसके पास बहुत बड़ा बिजनेस होगा, तो उसकी प्रॉब्लम्स भी तो बहुत बड़ी बड़ी होंगी ना। Correct. ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके पास प्रॉब्लम ना हो? हमारे पास जितना भी, जो भी सिचुएशन है हमारी, उसके अकॉर्डिंग, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। तो जितना बड़ा इंसान उतनी बड़ी सही बात। प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, बट एटीट्यूड मैटर करता है। आपका एटीट्यूड कैसा है? यू शुड बी ग्रेटफुल इन एवरी सिचुएशन। अगर आप ग्रेटफुल हो तो आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा अच्छी सिचुएशंस को और अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जो आपको और ज़्यादा हैप्पी और ग्रेटफुल बनाएगी। सो एक पर्सन अगर जॉब मिलने के पहले ग्रैटिट्यूड कर रहा है कि आई एम सो ग्रेटफुल यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, दिन में 10 बार अपनी अफर्मेशन को रीड कर रहा है और बार बार यूनिवर्स को बोल रहा है थैंक यू यूनिवर्स, मुझे मेरा जॉब मिल गया ऑलरेडी। पूरा दिन अगर उसने ये अफर्मेशंस कर ली, इमेजिन कर लिया, दैट्स इट, इनफ है। विद इन अ मंथ ही कैन गेट अ जॉब। चीजें मतलब कुछ तो ऐसा है प्रकृति में बिल्कुल, जो बदलता है और उसको बिल्कुल, हेल्प करेगा। बिल्कुल सबकॉन्शियसली काम कर रहा है। नहीं, आपके कॉन्शियस माइंड को आप 50 बार आप कॉन्शियसली बोल रहे हो मुझे मेरी जॉब मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा ना। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन में। अफर्मेशन क्या होती है कि एक ही सेंटेंस एक को sentence बार-बार रिपीट करना बार बार। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे, मैंने क्या बताया आपको कि सबकॉन्शियस माइंड को सच और झूठ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे हो किसी चीज़ को, भले ही वो सच नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड उसको सच मान के सच कर देगा एक दिन आपकी लाइफ में।
ग्रेट। मैं इसका एक एग्जांपल और देना हाँ, चाहूंगी। मान लीजिए आप अभी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप 2 मिनट के लिए अपनी आइज बंद करिए। लाइव हाँ, करना एक है? लाइव ठीक, एग्जांपल देती हूँ मैं ओके। आपको, विजुअलाइजेशन किस तरह से काम करती है। आप इमेजिन करिए आप एक पानी पूरी की स्टॉल पर है, ठीक है, पानी पूरी वाला आपकी फेवरेट फ्लेवर्स को फिल करके आपको पानी पूरी फिल करके दे रहा है। ओके, आपके हाथ में पानी पूरी है। अब आप इमेजिन करिए आप पानी पूरी खा रहे हैं, आपने मुंह में ली है। आप इमेजिन करिए आप उसके सारे फ्लेवर्स को एंजॉय कर रहे हैं। आपको उसके आलू के मसाले का भी टेस्ट आ रहा है, उसमें जो टैमरिन की चटनी है, ग्रीन चटनी है, उसका भी टेस्ट आ रहा है, खट्टे मीठे पानी का भी आपको बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। आपने खाई नहीं है, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि आप पानी पूरी खा रहे हैं अभी इसी मोमेंट में। क्रंची क्रंची टेस्ट भी आ रहा है आपको, सारे फ्लेवर्स आपने एंजॉय कर लिए हैं। इमेजिन करिए आपने एक और पानी पूरी ली है और आप उस पानी पूरी को भी खा रहे हैं और आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं वाओ बहुत यमी है। आपको सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं, उसमें खट्टा मीठा क्रंचीनेस सब आ गए, आलू के मसाले का भी, नमक मिर्च सारे टेस्ट आ गए हैं आपको। नाउ ओपन योर आइज। ये चीज मेरे साथ ना, क्या आपने हाँ, फील Taste वो मतलब अंदर आया? एहसास तो आ ही जाता है। वो Yes. स्वाद जो होता है ना एकदम से, चाहे आपने कुछ दिन पहले ही खाई हो या काफी दिन पहले भी खाई हो। तो ये मेरे साथ स्कूल में भी एक बार एक इवेंट में ऐसा हुआ है। तो उस इवेंट में भी ऐसा था कि हम कुछ बच्चों को बुलाया गया और हमें ये बोला गया कि ये पेपर है, मतलब पेपर के पीसेस दे दिए गए और बोले कि इस पेपर को तो अभी हाथ में रखना है और आप सब लोग अपनी फेवरेट स्वीट, आंख बंद करके, जैसे भी आपने कहा, आंख बंद करके अपनी फेवरेट स्वीट के बारे में सोचो। और जैसे आपने उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, जैसे अभी पानी पूरी को किया, वैसे वहाँ पे उस स्वीट को एक्सप्लेन किया कि भाई आप ये देखो कि आप मिठाई की दुकान पे हैं और आप अपने मनपसंद स्वीट के सामने हैं, ये बहुत सारी रखी हुई है ऐसे। और फाइनली वो पेपर हमें बोला गया कि अब इस पेपर को टेस्ट करो। हाँ, एंड एज ए किड उस वक्त भी वो सच में जो अपनी मनपसंद मिठाई उस वक्त जो थी, उसको उस पेपर में वो फील किया था हमने। yes. तो आई बिलीव इन ऑल दिस। हाँ, कुछ लोगों को लगता है यही कि तो नहीं ऐसा नहीं manifestation है। होता। अब ये हो सकता है, हो सकता है इवनिंग से पहले कोई आपको पानी पूरी खिला दे, आपके पास पहुंच जाए पानी क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन है। हाँ, आपको जाके खुद बाई नहीं करनी पड़ेगी, एफर्टलेसली वो चीज आपके पास आ जाएगी। आएगी। मैनिफेस्टेशन यही है। एक तो आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, हम्म। जैसे मैंने बताया हार्ड वर्क कर रहा है कोई मनी के लिए बट नहीं मिल रहा है, एक वो मैनिफेस्टेशन करें तो बिना हार्ड वर्क के आ जाएगी ना। करेक्ट। कुछ दिन पहले मुझे गुलाब जामुन खाने का बड़ा मन कर रहा था। अब ठीक है, इजीली आई कैन बाई इट, आई कैन ऑर्डर इट फ्रॉम स्विगी और जोमेटो, बट मैंने कहा मुझे खरीदना नहीं है, मुझे मैनिफेस्ट करना है। सो मैंने जस्ट अपनी आंखें बंद की, मैंने इमेजिन किया कि मैं गुलाब जामुन खा रही हूँ। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, 1-2 दिन बाद घर में इतने गुलाब जामुन है कि आई वॉज वेरी सरप्राइज। और घर में कोई नहीं खा रहा गुलाब जामुन, मैं सबको बोल रही हूँ खा लो खा लो। अराउंड कोई 12 पीसेस थे और सारे मैंने खाए। मैंने कहा यार ये तो मेरी मैनिफेस्टेशन है। अगर मैंने 12 खा ली होते तो भी 2 किलो वजन मेरा बढ़ जाता। नहीं तो एक साथ नहीं ना, कई दिनों तक खाए वो। अच्छा। बट मैं घर में सबको बोल रही हूँ, मम्मी को भी बोल रही हूँ, भैया भाभी को बोल रही हूँ खा लो भाई खा लो, पर किसी ने टच नहीं किया। पूरे 1 दर्जन गुलाब जामुन मैंने खाए। मैंने कहा वाह, मैंने कहा क्या मैनिफेस्टेशन था मेरा कि आपने ये लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत स्ट्रांग कर लिया है। जो जो चाह रहे हो सब मिलते जा रहा है आपको। एक्चुअली आजकल तो ये हो गया है कि मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया पॉडकास्ट, कुछ नहीं किया मैंने, बस एक फीलिंग आई, एक थॉट आया और मैं यहाँ पहुँच गई। तो मैंने कोई टेक्निक नहीं की। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर आप अच्छे से एक्सपर्ट हो जाते हो, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेट करते हो, अगर आप खुश रहते हो हमेशा, तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यही तो है ना लाइफ की, एक तरफ तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, और एक तरफ आपको एफर्टलेसली चीज़ें मिल रही है। तो सोचो ना यार, सोचने में क्या जाता है आप बताओ। जस्ट इमेजिन ही तो करना है, थोड़ी सी अफर्मेशन करनी है और भगवान को थैंक यू कह देना एडवांस में। थैंक यू भगवान, मुझे सब कुछ मिल गया, थैंक यू सो मच। क्या जा रहा है थैंक यू कहने में? कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग तो अपने मतलब जो सच में हमारी इन इस मतलब मटेरियलिस्टिक भी कोई हेल्प करता है वहाँ पे भी नेम से थैंक यू, बस इतना ही बोल के आगे वो बढ़ थैंक जाते यू हैं। जो हम करते हैं ना, हाँ, वो एक रोबोटिक होता है हाँ, कि बस कहने के लिए ऐसे कह कट दिया। से निकलता रहता है हाँ, बस वो। बस। तो जब आप, इट्स लाइक रोंडा बर्न की एक बुक है द मैजिक प्रैक्टिसेस। अभी मैंने यूट्यूब पे उसके लाइव सेशंस ले रही हूँ मैं। 28 डेज की मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें। 28 डेज की वो जो बुक है उनकी, 28 डेज की प्रैक्टिसेस है उसमें, और वो बोलती है 28 डेज तक आप बस डीपली ग्रैटिट्यूड करो, बस एक एक चीज़ के लिए। बचपन आप जब से आप इस दुनिया में आए हो तब से लेकर अब तक आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, आप ग्रेटिट्यूड करना स्टार्ट करो हर एक चीज़ के लिए। अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं, बट बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। इवन ये सोफ़ा जो है, इसको बनाने वाले ने भी तो मेहनत की होगी, उसमें भी कितने सारे लोग लगे होंगे, इसकी प्रोडक्शन टीम में कितने सारे लोग होंगे, उस कंपनी में कितने सारे लोग होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यहाँ तक आया है उसमें कितने सारे लोग वर्क कर रहे हैं। सो वो जो 28 डेज की मैजिकल प्रैक्टिसेस हैं उसमें रोंडा बर्न बताती है कि आप डीपली हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करो। मतलब अगर एक प्लांट है तो उस प्लांट को ग्रो करने में बहुत सारी चीज़ होती है। नेचर भी तो है, नेचर भी तो हेल्प कर रहा है, पानी भी जा रहा है उसमें, मिट्टी भी है उसमें, आप
खाद भी डालोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप डालोगे, तब जाके वो ग्रो करेगा। उसको लाइट भी चाहिए, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आपको तो सिर्फ एक प्लांट दिख रहा है, बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें ना हो, अगर उस पेड़ को ऑक्सीजन ही ना मिले तो कैसे ग्रो करेगा? हाँ, मतलब जो भी उसको चाहिए वो अगर उसको नहीं मिला हाँ। तो वो भी जिंदा नहीं रहेगा। तो हम जब ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। हम इस माइक की बात करें तो कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने सारे वायर्स हैं और कितनी सारी इनविजिबल चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या है मुझे और आपको नहीं दिख रही हैं, बट है तो सही ना। ऐसा तो Correct. नहीं है ना कि जो हमें नहीं दिख रहा है वो है नहीं, वो एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, सो वी शुड बी ग्रेटफुल। ये बात तो सही। एक चीज़ और है कि इन सब फील्ड्स के बारे में जो थोड़ा बहुत जानता है वो इन सब चीज़ों की बहुत रेस्पेक्ट करता है, वैल्यू करता है, बिलीव भी रखता है। बट इन फील्ड्स के अराउंड मिथ्स भी होते हैं, जैसे हर फील्ड के अराउंड होते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के अराउंड सबसे बड़ा मिथ आपको क्या लगता है? जैसे हर लोगों से आप जब मिलते हैं, उनको हील करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो और जब आप उनको एज ए सोल्यूशन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बताते हैं, तो कोई ऐसा मिथ है जो बार बार आपके सामने आता है और आपको लगता है कि 2-3 मिथ्स हैं। 2-3 मिथ्स हैं? हाँ, अच्छा। जो तो मुझे लगता है कि क्यों करते हैं लोग ऐसी फालतू की बिलीव्स बना लेते हैं और कुछ नहीं है। एक तो ये है कि मेरे पास एज आई टोल्ड यू कि मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ, तो मेरे पास 90% स्टूडेंट्स जो वो मैरिज को लेके आते हैं कि किसी का कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। वी कॉल्ड दैट पर्सन अ स्पेसिफिक पर्सन, एसपी का एक टर्म चलता है इसमें, अच्छा। स्पेसिफिक पर्सन, कि जिसके साथ कोई पर्सन रिलेशनशिप में है वो होता है एसपी। सो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं 10-10, 15-15 सालों का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कहने को होता है वन साइड का होता है। अब 10-15 साल से है, अगर मैरिज तक नहीं पहुंच रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक पर्सन इन्वॉल्व नहीं है उसमें, और एक पर्सन है कि बस मुझे तो चाहिए वरना मैं तो मर ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगी। ऐसी सिचुएशन में आते हैं लोग। इवन बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में भी आते हैं कि उस पर्सन की, उनके एसपी की मैरिज फिक्स हो गई है, अब मुझे तो वही चाहिए वरना उसके बिना तो आई कांट लाइव। सो ऐसी सिचुएशन में लोगों को ये लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कुछ भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग। कैसे कर लोगे अगर आप रेडी नहीं हो तो? मैं सबसे पहले ऐसे लोग जो आते हैं, मैं ऐसे लोगों को क्लियर मना करती हूँ, भाई नेक्स्ट मंथ आपके उस पर्सन की मैरिज है किसी और के साथ, भूल जाओ। मैं सबसे पहले बोलती हूँ भूल जाओ। लोग बोलते हैं नहीं हम तो, मतलब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और पता नहीं क्या क्या वो जो भी बताते हैं वो उनको टेक्निक सब करते हैं, 50-60 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये खर्च करके आते हैं लोग, फिर भी उनको नहीं मिलता वो पर्सन। मेरा उनको सबसे पहला जवाब यही होता है, भाई नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में जिसमें आप हो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा डेस्परेट होते हैं उस पर्सन के लिए, मुझे तो ये चाहिए वरना इसके बिना आई कांट लिव, आई विल डाई विदाउट दैट पर्सन। अगर ऐसे माइंडसेट में कोई आएगा तो नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्सन ये कहे कि मुझे तो कैटरीना कैफ से शादी करनी है, कैसे कर लोगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ भी हासिल कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना। वो ऑलरेडी मैरिड है तो कैसे मैनिफेस्ट कर लोगे आप उसको? तो लोगों को सबसे बड़ा मिथ ये है कि जो कहते हैं ना कि सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके। सेकंड चीज, कर सकते हो बट आप में वो डेडिकेशन होना चाहिए, आप उस चीज के लिए लायक होने तो चाहिए है ना। अगर आपको कटरीना कैफ से शादी करनी है तो क्या आप कटरीना कैफ के लायक हो? क्या आप विकी कौशल हो? नहीं हो ना। और वो मैरिड है ऑलरेडी, क्यों किसी का डिवोर्स कराने पे तुले हो? भाई हो चुकी है ना उसकी शादी, छोड़ दो उसको। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इसमें भी एक प्रैक्टिकलिटी, एक साफ दिमाग, एक साफ ज़रूरी है। मन, वो सब होना हो, मतलब Yes. काफी सारी चीजों कॉम्बिनेशन होने से आप उस चीज तक पहुंचेंगे। Yes. ठीक है। सबसे पहले इंटेंशन सही होना चाहिए। आप हाँ. किसी चीज़ को चाहते हो तो इंटेंशन क्या है? जैसे मैंने बताया कोई स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, वहाँ पे इंटेंशन बहुत सारे लोगों का ना गलत होता है, जो बोलते हैं कि मैं तो उसके बिना मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। उनका इंटेंशन ही मुझे सही नहीं लगता। भाई आप शादी क्यों करना चाहते हो? सबसे पहली चीज़ ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, कोई भी मटेरियलिस्टिक गोल चाहिए, दैट मीन्स यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। सो आपका फोकस हैप्पीनेस पे नहीं है, आपका फोकस उस पर्सन पे है। ज़रूरी थोड़ी है वो पर्सन आपको खुशी दे ही दे। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर लोगों ने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट किया, ड्रीम पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, 10-10, 15-15 साल की रिलेशनशिप के बाद, शादी करने के बाद भी, और 1 मंथ के अंदर सेपरेट हो गए और डिवोर्स की स्टेट। अभी मतलब रिसेंटली पिछले 4-5 महीनों में मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने जिसको चाहते थे उसी से मैरिज की और विद इन अ मंथ सेपरेशन तक पहुंच गए। आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है इस दुनिया में? सो उसके लिए मैंने अपना एक प्री मैरिज हीलिंग कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शादी के पहले अगर आप हील नहीं करते हो खुद को, तो शादी के बाद सेम पैटर्न्स में आप फंस जाओगे, और फिर चेक कितना भी अच्छा बंदा मिल जाए आप डिवोर्स तक पहुंच जाओगे। ये तो एक मिथ हो गया। दूसरा मिथ आप बताए थे, मल्टीपल मिथ्स है। मल्टीपल मिथ्स हैं कि यही है ना कि लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ भी टेक्निक लगा के, मैं ये लगा के, मैं वो कर लूँ, बट नहीं हो पाता है जब तक अगर आपका इंटेंशन ही प्योर ना हो। तो किसी भी चीज़ के लिए आपको क्यों चाहिए? अगर आप किसी को हर्ट करने का इंटेंशन रखते हो, जैसे किसी की शादी फिक्स हो गई है, अब उसके लिए कोई है कि 10-15 सालों से वेट कर रहा है कि अब मुझे तो इसी से करनी है,
भाई उस पर्सन की शादी फिक्स होने का मतलब ये है कि वहाँ पे दूसरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, दूसरा पर्सन भी इन्वॉल्व है, तो आपका इंटेंशन गलत हो गया। आप उस थर्ड पर्सन को भी तो अफेक्ट करोगे ना। बिल्कुल। उस थर्ड पर्सन का क्या होगा, उसके बारे में तो सोचो। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशंस देती हूँ लोगों को। पहले सारी चीज़ें एक बार सोच लो प्रैक्टिकली, कि आप उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए रेडी हो, तब तो सोचो। मैनिफेस्ट तो हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन तो है पॉसिबल, 100% पॉसिबल है, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही नहीं है तो आपको वो खुशी नहीं देगा। फिर क्या फ़ायदा। मान लो आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, कोई भी ड्रीम है आपका, कोई भी मटेरियलिस्टिक ड्रीम है, आपको वो मिल गया, पर अगर आपको खुशी नहीं मिली तो फ़ायदा क्या। करेक्ट। और जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को हासिल करना चाहते थे वही नहीं रहा आपके पास। क्यों हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं? खुशी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने में खुशी को भूल जाते हैं। और कई बार मुझे तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लोग ना अपने ईगो से या अपने एक जिद से जोड़ के देख लेते हैं कि मैं ये नहीं हासिल कर सकता क्या। यस, ये चीज़ मेरे लिए इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है कि मैं हासिल नहीं कर सकता। यस। तो ऐसा भी मुझे बहुत बार लगता है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपके एक जैसे आपने बताया था हमें कि आपने काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस भी किए हैं, तो मतलब आप सर्टिफाइड हीलर्स हैं उन चीज़ों के। Yes. उनमें से एक है आपका बहुत ही फेमस भी लगता है और आपके सोशल मीडिया पे भी काफ़ी प्रोमिनेंटली दिखता है, हो ओपोनोपोनो। यस। मेरे को तो ये नाम नहीं, सीखने में भी बिल्कुल थोड़ी देर सही, टाइम लगा बिल्कुल था। सही प्रोनाउंस किया है आपने। आप हो ओपोनोपोनो के भी हीलर हैं। यस। तो पहली बात तो ये एज ए मेथोडोलॉजी ये क्या है, और फिर ये मतलब कहाँ से आई है? जहाँ तक मैंने पढ़ा शायद हवाई से आई है। यस, है हवाई ना? आइलैंड। तो इंडिया में ये कब से पॉपुलर है और आपका इसकी तरफ जाना कैसे हुआ? मतलब एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी इस चीज़ के बारे में आप बता हाँ, सकते हैं? मैं एक्चुअली हो ओपोनोपोनो जो है, ये मैं कहूँगी मैजिकल टर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। ये एक बहुत बड़ी हीलिंग मोडालिटी है, एंड मैं अपनी सक्सेस का 100% क्रेडिट इसी को दूंगी। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने तो इसी की वजह से हूँ। एज आई टोल्ड यू कि आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, किसी से बात करना पॉसिबल ही नहीं था। इवन शायद लास्ट ईयर तक भी शायद नहीं था मेरे लिए पॉसिबल कि मैं किसी पॉडकास्ट के बारे में सोचूं, मैंने सोचा भी नहीं था। सो अगर आज मैं यहाँ हूँ तो ओपोनोपोनो की वजह से, इसी ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस भी दिया। मेरे माइंड में बहुत सारे फियर्स थे, आजकल तो कोई फियर ही नहीं होता। अगर मुझे लगता है कि पॉडकास्ट करना है तो पहले अगर मैं पहले वाली होती तो मैं सोचती कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, कहाँ से कोई आएगा, कोई क्यों करेगा पॉडकास्ट, ढेरों नेगेटिव क्वेश्चंस आ जाते। आजकल नहीं आते। सोच लिया पॉडकास्ट करना है, हाँ तो बस करना है, बस करना है, बस हो जाएगा, कैसे भी होगा, जो बेस्ट होगा वो अपने आप आ जाएगा, यूनिवर्स ले आएगी। एंड मैंने आपको बताया मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन किया ही नहीं, ऑटोमेटिकली हो गया। सो लाइफ बहुत ईजी और एफर्टलेस अगर हुई है, एंड मैं तो कहूँगी कि मेरी लाइफ तो मैजिकल हो गई है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ हो ओपोनोपोनो। सो हो ओपोनोपोनो क्या है एक्चुअली? हो ओपोनोपोनो में हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसे हम खुद क्रिएट करते हैं। अच्छा। कुछ भी चीज़ हो, चाहे कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी सिचुएशन या कोई भी लोग अगर हमारी लाइफ में आ रहे हैं तो हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। वो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है, हमारा क्रिएशन होता है। क्योंकि हम जैसे होते हैं हम वैसी चीज़ों को और वैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। सो हो ओपोनोपोनो की शुरुआत हवाई आइलैंड से हुई। वहाँ की जैसे हमारे यहाँ पे मंत्र होते हैं, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और भी इतने सारे मंत्राज हैं, उसी तरह वहाँ पर ये प्रेयर चलती थी। सो वहाँ के लोगों की एक तरह से मंत्र ही कह सकते हैं वहाँ के लोगों का, क्योंकि अब वो यूएस वाले लोग हैं, वहाँ पे इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रेयर होती थी। सो वहाँ पर डॉक्टर यू लेन थे जिनकी एक मेंटल क्रिमिनल हॉस्पिटल में पोस्टिंग थी, जहाँ पे इतने बुरी हालत में थे वो क्रिमिनल्स, मेंटली सिक थे वो, कि उनको बांध के रखना पड़ता था क्योंकि वो खुद को ही हार्म करते थे। आप सोच सकते हैं कि क्रिमिनल्स हैं और ऊपर से मेंटली सिक भी हैं। सो इतनी बुरी हालत में थे कि खुद को ही हार्म करते थे। तो उस हॉस्पिटल में कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाता था, ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं कर पाता था वहाँ पर, लोग डर के भाग जाते थे। सो वहाँ से डॉक्टर्स भी भाग जाते थे, वहाँ का स्टाफ भी ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता था। सो डॉक्टर यू लेन जो कि साइकेट्रिस्ट थे, उनकी वहाँ पर पोस्टिंग हुई। उन्होंने क्या किया, किसी से बात नहीं की, किसी पेशेंट्स को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, कोई काउंसलिंग नहीं की। वो सिर्फ अपने केबिन में बंद रहकर उनकी फाइल्स को देखते थे और कुछ चैंट करते रहते थे। और विद इन फ्यू मंथ्स उन्होंने चेंजेस देखना स्टार्ट किया वहाँ के स्टाफ में, वहाँ के पेशेंट्स में। एंड विद इन 2 years वो हॉस्पिटल का वार्ड ही बंद हो गया। उन्होंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ वो ओपोनोपोनो चैंट करते थे उन फाइल्स को देखकर। सो ये स्टोरी क्या होता है ना कि हमारे मीडिया में और न्यूज़ में ये सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें इतना नहीं आती हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही दिखाता है मीडिया ज़्यादातर, पॉजिटिव चीज़ें नहीं आती हैं, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आई। ये काफ़ी पुरानी बात है, आई थिंक शायद 1990 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे याद है शायद ये 1990 की बात है। और डॉक्टर यू लेन अभी लाइव नहीं है, शायद 5-6 years पहले ही पास्ट अवे। सो वो ये चीज़ सिखाते थे वहाँ पर। फिर क्या हुआ,
डॉक्टर जो विटाले हैं जिन्होंने इस होओपोनोपोनो को वर्ल्ड वाइड फेमस किया, दुनिया तक पहुंचाया। वो कैसे तैसे डॉक्टर यू लेन तक पहुंचे। उन्होंने सोचा ये इतनी अमेजिंग, इतनी मैजिकल चीज़ है, दुनिया को पता होना चाहिए इसके बारे में। सो उन्होंने कुछ वर्कशॉप्स की डॉक्टर यू लेन के साथ, फिर कुछ प्रोग्राम्स बनाए, इस पर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स बनाए, फिर उन्होंने इस पर बुक भी लिखी डॉक्टर यू लेन के साथ जिसका नाम है ज़ीरो लिमिट्स, जो कि पूरी होओपोनोपोनो बेस्ड है। सो दैट इज़ सो मैजिकल बुक। फिर उसके बाद उन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड फेमस किया, उस बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज उन्होंने स्टार्ट किए। सो इसमें 4 फ्रेजेस होते हैं इस प्रेयर में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर है। सो इसका जो थर्ड सेंटेंस है थैंक यू है। सो मैं बताती हूँ आपको कि ये प्रेयर इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है और इतनी ज़्यादा मैजिकल क्यों है। डॉक्टर मसारू इमोटो हैं जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट हैं। उन्होंने वाटर पे एक एक्सपेरिमेंट किया, आप देखना इसको गूगल पर आपको मिल जाएगा उनका ये एक्सपेरिमेंट। उन्होंने डिफरेंट बॉल्स में पानी भरा और सभी पे कुछ वर्ड्स लिखे, किसी पे लव लिखा, किसी पे हेट लिखा, किसी पे कुछ और पॉजिटिव वर्ड्स लिखे, किसी पे कुछ नेगेटिव वर्ड्स लिखे। सो उन्होंने जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने चेक किया नेक्स्ट डे, एक दिन के बाद लेबल लगा दिया पानी पे लव और हेट लिखकर, फिर जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि पानी के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था जिसको हम नहीं देख सकते डायरेक्ट, उन्होंने माइक्रोस्कोप से चेक किया तो उन्होंने पाया कि जिस पे उन्होंने लव लिखा था उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना ब्यूटीफुल सा एक फ्लावर की शेप में दिखा, और जिस पे उन्होंने हेट लिखा था उसमें उनको बहुत ही बैड इमेज दिखी। सो वहाँ से उन्होंने प्रूव किया कि वर्ड्स में बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जी होती है वर्ड्स में। ये प्रेयर इसीलिए इतनी ज़्यादा वर्किंग है, इतनी ज़्यादा मैजिकल है। फिर उन्होंने और ज़्यादा इस पर एक्सपेरिमेंट किया पानी पे। कुछ उन्होंने पानी को अच्छा म्यूज़िक सुनाया, कहीं पानी को उन्होंने नेगेटिव म्यूज़िक सुनाया, कहीं उन्होंने अच्छे अच्छे मंत्रास वहाँ पर सुनाए पानी को, और उन्होंने उसका इम्पैक्ट देखा कि पानी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जहाँ पॉजिटिव वर्ड्स थे, पॉजिटिव म्यूज़िक था, वहाँ पर उन्होंने देखा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखे, बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिखा। सो ये जो प्रेयर है आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, ये प्रेयर इसका हर एक वर्ड है उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी है। आई एम सॉरी इसका मतलब है कि हमने अपने माइंड में इतनी सारी निगेटिविटीज़ क्रिएट कर रखी है। हमारी बॉडी में भी तो 70% पानी है। अगर हम कुछ भी निगेटिव सोचते हैं तो हमारी बॉडी का वाटर भी तो इम्पैक्ट होता है। अगर वो पानी के एक बॉल पर एक लव वर्ड इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, हाँ। एक हेट वर्ड इतना बैड, इतना अगली स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, तो हमारी बॉडी में क्या इम्पैक्ट होगा। बिल्कुल। हम बार बार सोच रहे हैं हम अनलकी हैं, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, घर में सब खराब है, ऑफिस में सब खराब है। तो आप देखिए 70% पानी है हमारी बॉडी में। उस 70% पानी उन निगेटिव एनर्जीज को, जो अगर हम बोल भी नहीं रहे, सिर्फ सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं, तो हमारी पूरी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है वो। फिर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम्स है, चाहे करियर में है, चाहे फाइनेंसेस में है, कहाँ से क्रिएट हो रही है, हम ही तो क्रिएट कर रहे हैं। सो आई टोल्ड यू कि होओपोनोपोनो में हम कहते हैं हमारी लाइफ में जो भी क्रिएट हो रहा है हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द मैनिफेस्टर्स, वी आर द क्रिएटर्स, क्योंकि जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर ही तो है। ठीक है, तो अब इस पावर को, इस मैजिक को हम पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए कैसे यूज़ करते हैं? मतलब जैसे जॉब हासिल करने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए, परफेक्ट लाइफ पार्टनर हासिल करने के लिए, या जो भी किसी की इच्छा होती है। तो ये तो चार मतलब स्टैंडर्ड लाइंस या प्रेयर हो गई। अब ये 4 प्रेयर, मतलब ये 4 लाइन ऑफ प्रेयर बोलने से या प्रेयर बोलने से हम वो स्पेसिफिक चीज़ कैसे टारगेट करते हैं फिर? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि हम इतना निगेटिव सोच रहे हैं। आप एक प्रैक्टिस बताती हूँ मैं सभी के लिए, सभी व्यूअर्स के लिए। लाइफ के जिस भी एरिया में स्ट्रगल है, एक पेन और पेपर लो और लिखो माइंड में चल क्या रहा है। जॉब में स्ट्रगल है, लिखो जॉब को लेके क्या थॉट्स है। मनी को लेके स्ट्रगल है, मनी को लेकर अपने थॉट्स चेक करो ज़रा। अब देख लो आपकी बॉडी में 70% पानी है, आप किस तरह के थॉट्स दे रहे हो और क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपके थॉट्स हैं एग्जैक्टली आपकी लाइफ वैसी ही होगी। सो ब्लॉकेज कहाँ से आ रहे हैं? बाहर से थोड़ी ना आ रही है, यूनिवर्स थोड़ी ना कुछ डाल रहा है हमारे अंदर। हम कह रहे हैं कि भगवान ने तो मेरी किस्मत ही खराब बनाई है। So, भगवान ने थोड़ी ना खराब बनाई है, आपने अपने थॉट्स के थ्रू मतलब जो चीज हमें हासिल करनी है उससे रिलेटेड जो हमारे ब्लॉकेजेस हैं, हम उनको जब लिखते हैं, हम उस पे जब काम करेंगे, देन दिस मैजिक विल हैपन इन आवर लाइव्स। ये तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे हमें पता चले कि हमारे अंदर चल क्या रहा है, कहाँ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। जिन लोगों की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत हैप्पी है, आप उनसे बात करना लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर। जिस एरिया में वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उस एरिया को लेके बात करना, आपको पता चलेगा उनके थॉट्स कितने पॉजिटिव हैं। ये बात तो सही है, वो हैप्पी रहते हैं हमेशा। एटलीस्ट उस चीज जो उनके पास है उसके लिए तो बड़े हैप्पी रहते रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी वो कंप्लेन करते रहते हैं। तो भाई कंप्लेन करोगे, आज भगवान ने सब कुछ दिया, कल को भगवान वापस ले लेगा, करते रहो। बहुत सारे बिजनेस वालों का पेट डायलॉग है ना कि जहर खाने का पैसा नहीं है। लोग बोलते हैं ना बैंकरप्ट क्यों होते हैं लोग, कहीं ना कहीं उन्हीं की फ्रीक्वेंसी होती है।
अपने आप थोड़ी ना होता है, भगवान थोड़ी ना बदल लेने बैठे कि इसको तो सब कुछ अच्छा अच्छा दे दूँ और इसको सब कुछ खराब खराब दे दूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो एक्चुअली ये मैजिकल नहीं है, मैं इसको मैजिक बोलती हूँ क्योंकि मैजिक क्रिएट होता हाँ, है, मतलब बट ये आखिर मैजिकल में तो नहीं है, मैजिकल ही है ना। साइंटिफिक है, ये सब कुछ साइंटिफिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाटर एक्सपेरिमेंट था, आप खुद करके देखना, मैं इसका अपना एक मैनिफेस्टेशन बताती हूँ। मैंने अपने एक बैम्बू प्लांट पे किया था एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग में कि वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है। मेरे पास एक बैम्बू प्लांट था जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, 2 years से था, उसमें 1-2 लीव से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैंने क्या किया, जब भी मैं उसको पानी डालती थी उसमें, तो मैंने उस बाउल पे, उस ग्लास पे मैंने लिखा था लव, उस पर सिंपली लव और ग्रेटिट्यूड लिखा था बस। विद इन अ मंथ मुझे जो उसमें ग्रोथ नजर आई, 3 न्यू लीव्स आई उसमें। मैंने उसका वीडियो भी डाला अपने चैनल पे, मैंने कहा यार दिस इज जस्ट अमेजिंग। अगर एक वर्ड इतनी पावर, तो मेरी स्टार्टिंग वही हुई थी, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया पहले। मैंने कहा अगर एक वर्ड एक बैम्बू प्लांट में जो कि 2 साल से कोई ग्रो ही नहीं हो कर रहा है, अगर 1 month में 3 न्यू लीव्स क्रिएट कर सकता है, जबकि बैम्बू प्लांट की ग्रोथ बहुत स्लो होती है, पता है मुझे। तो लेकिन एक्चुअली ये सब जो चीज़ें हैं ना, इनके प्रूफ हमारे आसपास होते हैं। अभी जब आपने प्लांट वाली बात की ना, तो मेरे को एक बात याद आ रही है। अभी जो मैं जिस घर में रहता हूँ, वो करीबन उसको लिए हुए शायद 3 साल होने वाले हैं। तो जब मैंने उसको लिया था, तो मैंने भी, जैसे आजकल घरों में गमले लगाने का वो है, तो मैंने भी काफ़ी सारे गमले लगाए। बट 1-2 ऐसे मेरे प्लांट्स थे जो मैं लगा रहा हूँ और वो नहीं लग रहे थे, लगा रहा हूँ नहीं लग रहे थे। तो ऐसे ही मेरी वाइफ मेरे नेबर से बात कर रही थी, तो उनको बताया कि ये वाला हमारे लगता ही नहीं है। बोली नहीं भाभी, हमारे तो बहुत अच्छे से लगता है। तो मेरी वाइफ ने क्या किया, उठा के उनको गिफ्ट दे दिया, बोला ये आप ही रख लो, हमारे तो ये भी जल जाएगा। और आप मानोगे नहीं, वो उनके वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चला। हाँ, तो फिर एक दिन ऐसी बातचीत हो रही थी, मैंने उनसे पूछा आपने ऐसा क्या किया, आपने इसमें कौन सी खाद डाली है, कौन सी दवाई डाली? बोले कुछ नहीं, मुझे पता था कि आपने ऐसा बोल के दिया है ना, तो मैंने ऐसे प्यार से बस बातें करी yes, exactly. और ये चीज़ हुई। तो मुझे हाँ। लगा ठीक है, ऐसे बोल रही होंगी। नहीं, ऐसा होता है, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे घर में मैं कभी कभी कोई प्लांट मुझे लगता है इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, मैं जाके लिटरली उस प्लांट से बात करती हूँ, और मेरी मम्मी मेरे को बोलती है पागल हो गई है। मेरे घर में सब बोलते हैं ये सच में पागल हो गई है, उनको नहीं पता। मैं जाके उस प्लांट को प्यार से सिर्फ टच करके उसको आई लव यू, थैंक यू, और बस यही से बोलती हूँ, उसको पूरी होपोनोपोनो सुना देती हूँ, आई एम सॉरी भी बोल देती हूँ कि मैं आई कांट केयर फॉर यू, कि अच्छे से मैं उसमें वाटरिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जाके उसको प्यार से बस टच करके उसको बस थोड़ा सा वो आई लव यू और ये सब कर देती हूँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव, विद इन अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक बनाना का प्लांट था, सूखने लगा था, वो लिटरली ड्राई होने लगा था, और मुझे बहुत दुख हो रहा था क्योंकि मैं बहुत प्यार से मैंने उसको लगाया था। मैंने जाके उसके पास सिर्फ और सिर्फ होपोनोपोनो करी और वो प्लांट फिर से सही हो गया। हमारे 4-5 प्लांट सूख रहे हैं बाहर। आप ट्राई करना, आप ट्राई करना, आप ट्राई करना, आप इसी प्लांट को, ये ओरिजिनल है कि नहीं आई डोंट नो, बट ठीक है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप ये प्री मैरिज हीलिंग भी करते हैं। यस। तो मतलब इसका पर्पस क्या है कि मेरा पार्टनर फाइनल हो चुका है, मेरी शादी होने वाली है, तो मैं उस शादी के फेज, मतलब शादी के बाद वाले फेज में कैसे जाऊँ, ये उस चीज़ की हीलिंग है, या मतलब व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? एक्चुअली प्री हीलिंग मैरिज कोर्स, मैंने आपको जो बताया कि कुछ लोग मैरिज के बाद जैसा पार्टनर चाह रहे हैं वैसा मिल गया, उसके बावजूद भी स्ट्रगल कर रहे हैं और सेपरेशन में है। सो यहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि लोगों को प्री हीलिंग की ज़रूरत है। मैरिज में आप जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी एजुकेशन होती है वो हमें ज़िंदगी जीना नहीं सिखाती है, वो फालतू के किताबी ज्ञान जो ज़िंदगी में सच्ची में काम नहीं आते। मैंने MBA किया है, बट आप देख लो मैं कहाँ हूँ। मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिला, और बहुत अच्छे कॉलेज से किया मैंने MBA। सो मुझे कई बार तो ये लगता था MBA में इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, कोई काम की नहीं है। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा वो डिग्री को उठा के फेंक दो, डस्टबिन में लिटरली मैं डालने वाली थी। मैंने कहा नहीं है किसी काम की, ज़िंदगी जीना तो सिखा ही नहीं रही है, लाइफ में इतने चैलेंजेस है, कहीं कुछ काम नहीं आ रही है। ठीक है, वो So, टीचर खुद ही अपने चैलेंजेस में इतना बिजी हाँ, रहते थे। वो मैंने MBA में क्या क्या पढ़ा, एक QT करके एक सब्जेक्ट था, मैंने कहा पता नहीं यार क्या है ये प्रोबेबिलिटी और ये सब, क्या करूँ ज़िंदगी में इन सब चीज़ों का, काम तो कुछ आ ही नहीं रही है, ज़िंदगी जीना तो सिखा ही नहीं रही है, चैलेंजेस को हैंडल करना तो ये चीज़ें सिखा ही नहीं रही है, ढंग का जॉब भी नहीं मिल रहा, मैंने कहा हटाओ इन सब चीज़ों को। सो लाइफ में क्या होता है, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली ये कोर्सेज भी होते हैं, और मैं अपने हाँ। कोर्स को आर्ट ऑफ लिविंग ही कहती हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदगी एक्चुअली जीना सिखाती हूँ। हमेशा खुश रह के जियो ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, होंगी लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम्स। अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो आपको क्या लगता है कि मेरी लाइफ सब कुछ बहुत 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 बढ़िया है? नहीं, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और सबकी लाइफ में होते हैं। होते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग रनिंग इन माई माइंड, बट आई एम स्टिल स्माइलिंग। सो अब मैं कोर्स यहाँ- में भी सिखाते हैं स्माइल हाँ, करते रहना चाहिए। यही सिखाती हूँ यही मैं सिखाते- अपने नहीं स्टूडेंट्स नहीं, को। आपने जो कोर्स किया था उसमें भी ये सिखा रहे थे कि हंसते हाँ। रहना है। क्योंकि अगर आप रोओगे लाइफ की सिचुएशन से घबरा के, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
आपकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगी। बट अगर आप स्माइल करना सीख लोगे तो आपको सोल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आएगा लाइफ में चैलेंजेस चलते रहते हैं, मेरी क्या सभी की लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो रोने से क्या ही हो जाएगा। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं बड़ी बुरी हालत में, उनको सबसे पहले चीज़ ये बोलती हूँ, आज से खुशी रहना स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम मेरे पास आ गए हो भाई। अब मेरे पास आ गए तो मैं रोने नहीं दूंगी। मेरे पास जो भी आता है ना, फर्स्ट सेशन में तो लोग इतना रोते हैं कि कई बार तो मुझे भी लगता है बेचारा कितने दुखी है और मैं क्या ही करूँ। उनको मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलती हूँ, कल से जब हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, यू जस्ट हैव टू बी स्माइल। एंड लिटरली उनकी लाइफ में सिर्फ एक कॉल के बाद उनकी लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आता है। खुश रहना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग, क्योंकि उनको एक चीज़ मैं अच्छे से समझाती हूँ, रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। अगर हंसना स्टार्ट करोगे तो सोल्यूशन अपने आप मिलेगा। ठीक है। सो मेरा ये जो प्री हीलिंग वाला कोर्स है, हाँ। इसमें मैं क्या सिखाती हूँ कि लाइफ में बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे बचपन से हम अपने आसपास देख रहे हैं, हमने बहुत सारा सुना है रिलेशनशिप में स्ट्रगल, पेरेंट्स के भी बहुत सारे इश्यूज देखे होते हैं कि पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। एक छोटा सा बच्चा अगर अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देख रहा है, आर्ग्यूमेंट्स देख रहा है, बचपन से ही उसका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को ग्रास्प कर रहा है। और जब वो मैरिज की एज में पहुंचेगा वो बच्चा, तो उसके माइंड में मैरिज को लेकर कितनी नेगेटिव इमेज ऑलरेडी बना दी है उसके पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने। Correct. अब उनकी हीलिंग तो हुई नहीं। ऊपर से हमारे इतने सारे मिलियंस ऑफ जोक्स भी शादी पे होते हैं। यस। तो आप सोशल मीडिया पे इतना देख रहे हो, और सोशल मीडिया पे बाद में सबसे पहले आप अपने घर में पेरेंट्स के इश्यूज देख रहे हो। हाँ। तो एक बच्चा कैसे ग्रो करेगा, कैसे वो मैरिज के बारे में अच्छा सोचेगा? नहीं सोच पाएगा। सो ब्लॉकेज यहीं से क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। अब किसी को हीलिंग आती नहीं, किसी को पता नहीं इसके लिए क्या करना है। शादी की उम्र होती है, पेरेंट्स प्रेशराइज करना स्टार्ट करते हैं शादी के लिए, पर उनको नहीं पता बच्चे के मन में चल क्या रहा है। कैसे एक फियर क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि बचपन से आ जाता है। तो उन चीज़ों के लिए हीलिंग की ज़रूरत होती है। इतने सारे ब्लॉकेजेस आ गए, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब एक बच्चा शादी करना ही नहीं चाहता एक्चुअली, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी का प्रेशर होता है शादी करने का। लाइफ में आया तो ज़रूरी नहीं है, मैं सबको ये बोलती हूँ, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको शादी ही करनी है। आप खुद की लाइफ पे फोकस करो ना पहले, खुद को मोदी हैप्पी जी, रखना योगी है जी जैसे भी बन हाँ, सकते हो। बिल्कुल बन सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है उसमें बताओ? कोई प्रधानमंत्री problem मुख्यमंत्री बनने मुझे तो हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऑलरेडी मैरिड हो। अब चलते हैं उन पीड़ितों की तरफ, मतलब शादी के बारे में जो हो गए सब कुछ हो गए। अब एक बहुत बहुत बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन है जो जॉब ले नहीं पा रही है, बट उतनी ही बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो ऑलरेडी जॉब में है। उनके अपने चैलेंजेस है, प्लस सोशल मीडिया ने उनके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट बना दिया है कि 9 to 5 जॉब खराब होती है, मैनेजर तो दुनिया में सारे ही गंदे होते हैं Yes, और exactly. बहुत टॉक्सिक वर्क कल्चर होता है कि अगर तुम किसी कंपनी में जॉब करने चले गए मतलब तुम गुलाम हो गए। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो रही है। yes. उनका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुका है। अब उनका मैनेजर हो या उनका बॉस हो या उनकी कंपनी हो, उनको कभी भी उनसे प्यार नहीं हो सकता, कभी भी उनको अपना नहीं पाते। Yes. फिर क्या होता है, अब वो सिचुएशन है, अब उसमें उनकी तरक्की नहीं हो पा रही, प्रमोशंस नहीं हो पा रहे, सैलरी हाइक्स नहीं हो पा रही, तो वो और नेगेटिविटी में चले जाते हैं। Yes. ये लोग क्या करें अपने जीवन में कि ये लोग बहुत खुश रहना शुरू कर दें, उनको उनकी डिजायर्ड हाइक्स, उनको उनकी डिजायर्ड प्रमोशंस सबसे पहले मिलने लगे। कीप स्माइलिंग। भाई आपके पास जॉब है, यू शुड हाँ। बी ग्रेटफुल फॉर दैट। अगर आप कंप्लेन करते हो, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई वाज वर्किंग इन 2020 में, कोविड के पहले मैंने खुद ने जॉब छोड़ा था। लॉकडाउन तो बाद में लगा था, मैंने खुद ही जॉब छोड़ा था। तो मेरी लाइफ में ना बहुत इश्यूज थे। बॉस के साथ नहीं बन रही है, कलीग्स के साथ नहीं बन रही है, बॉस ने कुछ बोल दिया मीटिंग में सबके सामने और मैं तुरंत रिजाइन दे के बाहर। मैंने मतलब 1 साल ही जॉब किया था और इस 1 साल में मैंने शायद 10 बार रिजाइन दिया होगा। थैंकफुली बॉस बहुत अच्छे थे, बार बार बुला लेते थे। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बुला लेते थे। बट मैं जरा सा, मुझे बॉस ने कुछ बोल दिया मीटिंग में किसी के सामने और मैं तुरंत बिना कहे आ जाती थी कि मैं तो नहीं आ रही। मैं कहती भी नहीं थी कि मैं नहीं आऊँगी कल से। नेक्स्ट डे मेरे पास ऑफिस से कॉल आता था कि मैडम अभी तक ऑफिस नहीं आई, और मैं बोलती थी कि मैं तो नहीं आ रही। भाई मुझे बॉस कुछ बोलेगा सबके सामने, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। बिना बात के टारगेट को लेकर चिल्ला रहे, कभी कुछ मुझसे नहीं होगा। सो तब तो नहीं समझ में आता था, अब समझ में आता है। मेरी फ्रिक्वेंसी थी, मैं पूरे रास्ते ऑफिस जा रही हूँ, सोच रही हूँ बॉस बहुत खराब है, जाती मीटिंग होगी मेरे ऊपर चिल्लाएगा, ये वो। मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी और मुझे परफॉर्मेंस का कभी क्रेडिट नहीं मिलता था, कोई रिवॉर्ड नहीं। परफॉर्मेंस रिव्यू होता था, हर मंथ अवार्ड्स मिलते थे, मेरा नाम ही नहीं होता था, जबकि आई वॉज अ टॉप परफॉर्मर। और मुझे बहुत रोना आता था। मैंने कहा यार, मैं उस टाइम पे 2019 में आई वॉज लाइक, कोई कुछ भी कह दे और मेरी आंखों में आंसू तुरंत। मैं ऑफिस में बैठ के भी रोती रहती थी। सब लोग बोलते थे इसको रोने के अलावा कोई काम ही नहीं है। सो आई वाज वेरी अब उनको अपनी वीडियोस भेजा करो। वो सोचेंगे कहाँ से कहाँ पहुंच गई। अब तो मैं हंसने के अलावा कोई काम नहीं है। हाँ रियली, मतलब कई बार तो मैं सोचूं ना, सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती है मेरी लाइफ में, बहुत ज़्यादा टफ होती है, और मैं सोचती मेरे आंसू आ जाए नहीं आते। मैं पता नहीं कैसे खुद को हील कर ली थी, मेरे आंसू ही नहीं आते। वो आंसू मैं सोचती हूँ कई बार थोड़े से आ जाए, या जो भी इमोशन है वो एक बार निकल जाए, सप्रेस नहीं करना है इमोशन को, बट नहीं आते हैं। सो मैं इतना हंसती हूँ। तो एक टाइम था जब मैं रोती रहती थी। तो मुझे अब ये समझ में आया, देखो
क्या होता है कि जैसा हम अफर्म करते हैं वैसी चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि जॉब के लिए अब एक पर्सन इतना नेगेटिव अगर सोच रहा है, बॉस के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहा है, तो बॉस उसके साथ सेम वे में बिहेव कर रहा है। मैंने आपको बताया होपोनोपोनो में हम बोलते हैं कि लाइफ में जो भी हो रहा है मैं क्रिएट कर रही हूँ उसे, आई एम द क्रिएटर, आई एम मैनिफेस्टिंग इट। अब मेरे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है और क्या थॉट्स चल रही हैं। अगर मैं सोचूं आपसे मिलने के पहले कि अजय शेखावत जी जो हैं बड़े बुरे इंसान हैं, बहुत रूड इंसान है, अच्छे से बात नहीं करेंगे, कैसे पॉडकास्ट हो गया, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाती, मैं इतनी देर नहीं बैठ पाती, टाइम भी काफ़ी हो चुका है, मैं भाग जाती बीच में छोड़कर। मैंने आपको बोला था 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करेंगे, बट आप बिलीव नहीं करोगे, आपसे बात करने के पहले, यहाँ आने के पहले मैंने आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करे। मैं कहा ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत मज़ा आएगा उनके साथ पॉडकास्ट में। इट वॉज माई मैनिफेस्टेशन। मैंने पहले से ही अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट किए, अच्छा अच्छा अफर्म किया, एंड आई होप कि मैं तो इंजॉय कर रही हूँ, आपका आप ही जानिए। बट आई एम एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। वो लोग कमेंट्स में बता देना कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सो मैंने क्रिएट किया ना, वो मैंने अपने थॉट्स पहले से ही क्रिएट कर लिए। अदरवाइज पहले मुझे लग रहा था पता नहीं कौन है वो शेखावत जी, आई डोंट नो कैसे होंगे। मैंने वो हरीश जी से मेरी बात हुई थी तो मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा पता नहीं कैसे होंगे। मैंने कहा भैया 1 घंटे से ज़्यादा का नहीं करेंगे, मैंने उनको यही बोला था। अब आप देख लो, आई थिंक 1.5 आवर्स हो गया है। सो मैंने पहले से अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट किए। सो जॉब में क्या होता है, हम पहले से नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो कभी प्रमोशन नहीं मिलता, मुझे कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता, बॉस ख़राब है, बॉस मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, सबके सामने मुझे कुछ भी बोल देता है, और कलीग्स भी अच्छे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं करते, सब लोग जलते हैं मुझसे, जेलस होते हैं लोग मुझसे। ये थॉट्स होते हैं। जब आप ऐसा सोचोगे कि आपके कलीग्स आपसे जेलसी कर रहे हैं तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट आप खुद बनोगे, दूसरा इंसान नहीं, क्योंकि आप ही के थॉट्स आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर होपोनोपोनो कैसे काम करती है कि 4 सेंटेंसेस मैंने आपको बताए। आपको अपनी जॉब को लेके सबसे पहले भर भर के ग्रैटिट्यूड करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे पास एटलीस्ट एक जॉब है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है। आप इतने लकी हो कि आपके पास एक जॉब है, आपके अकाउंट में पर मंथ एक सैलरी आ रही है जिससे आपके एक्सपेंसेस इजीली आप मेंटेन कर रहे हो। सो यू शुड बी ग्रेटफुल। उस सैलरी से आप कितना कुछ कर रहे हो, आप वो सारी चीज़ें देखो, वो सारे बेनिफिट्स देखो, आप अपना घर चला रहे हो, आप अपनी सारी डिजायर्स फुलफिल कर पा रहे हो, आप इंडिपेंडेंटली लाइफ जी रहे हो। आपकी एक आइडेंटिटी है, जॉब आपको आइडेंटिटी दे रही है। लिखो ना वो सारी चीज़ें, क्या क्या मिल रहा है आपको जॉब से। मेरा जब जॉब छूट गया, जब कोविड में मैं स्ट्रगल कर रही थी, तब मुझे याद आया, मैं कितनी स्टूपिड हूँ, बार बार छोड़ के भाग आती थी, अब नहीं मिल रहा है जॉब। सो अब मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। बट थैंक गॉड अच्छा हुआ नहीं मिला, वरना मैं यहाँ नहीं होती, मैं कहीं जॉब में स्ट्रगल ही कर रही होती, ट्रस्ट मी। बट आई एम एंजॉयिंग। और फिर ऐसे ही किसी ट्रेनर के Really? पॉडकास्ट को देखने का हाँ, वेट करते। हाँ, मैं दूसरों के पॉडकास्ट देख रही थी। सोचो आज लोग मेरा पॉडकास्ट देखेंगे, सो मैं कहाँ से कहाँ पहुंची हूँ। लाइफ में एक चैलेंजेस आए और मेरे पास एक्सपीरियंस भी है कि जॉब में मैंने स्ट्रगल किया, अब मैं लोगों को हेल्प कर पाती हूँ। तो भाई आप ये गलती मत करो, मैंने कर दी थी, कोई बात नहीं। सो क्या होता है, जब लोग जॉब चेंज करने का सोचते हैं ना, एक जॉब में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, सेटिस्फाई नहीं हो, कंप्लेंट्स कर रहे हो, तो आप कितनी भी अच्छी जॉब में चले जाओ, आपकी सेम फ्रीक्वेंसी को लेकर आप वहाँ जाओगे, सेम कंप्लेन रहेगी, सेम बॉस मिलने वाला है, सेम कलीग्स मिलने वाले हैं, और आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। सो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को हील करना है। आपके अंदर कंप्लेनिंग वाली फ्रीक्वेंसी है, तो आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? मोर कंप्लेंट्स। आपकी फ्रीक्वेंसी अगर जेलसी वाली है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? जेलस करने वाले पीपल। आपकी फ्रीक्वेंसी है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, दिन में 50 बार आप कह रहे हो मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो? ग्रोथ नहीं हो रही है, यूनिवर्स कह रही है तथास्तु। यूनिवर्स हर सेंटेंस में, हाँ वैसे ही रहोगे, यूनिवर्स हर सेंटेंस में बोलेगी तथास्तु। सो आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है। सबसे पहली प्रैक्टिस तो यही है, आप थॉट्स लिखो अपने, फिर उन थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। और मैं कहती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स वाले पेपर को बर्न कर दो। उसको जब जलाओ तो इमेजिन करो कि मैं अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को यूनिवर्स को सरेंडर कर रही हूँ। मैं तो कहती हूँ स्वाहा कर दो। मैं हवन कराती हूँ अपने कुछ सेशंस में, लोगों को लिटरली कराती हूँ मैं। उसमें अपनी सारी नेगेटिविटीज़ लिखो और उन सबको बर्न करो, कपूर के साथ उसको जलाओ, और यूनिवर्स को बोलो, यूनिवर्स मैंने अपनी सारी चिंता फिक्र सब आपको दे दी है, अब मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी को आने दो। मतलब जब भी मेट में जो करीना कपूर ने किया था, वो एक तरह से ये टेक्निक ही थी, वो अपने बॉयफ्रेंड की वो फोटो जला देती वो कुछ करती है, यस, कुछ करती है वो। सो क्या चीज़ें होती है, ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए होती है कि मैं अपनी लाइफ से ब्लॉकेजेस को निकाल रही हूँ। तो ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे जॉब का लेकर कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई जॉब। मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, बिकॉज आई एम द क्रिएटर। स्टार्ट जो करते हैं होपोनोपोनो, वो इस सेंटेंस के साथ स्टार्ट करते हैं कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आई विल नॉट ब्लेम एनी अदर पर्सन फॉर दैट। उसके बाद चारों सेंटेंसेज आपको
रिपीट करने हैं, चैंट करने हैं, आई एम सॉरी माय जॉब कि मैंने इतनी सारी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, आई एम सॉरी। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ये एडवांस होपोनोपोनो बोलते हैं इसको। एक्चुअली होपोनोपोनो 2 तरह की होती है, एक बेसिक होती है, एक एडवांस होती है। बेसिक में तो हम सिर्फ 4 फ्रेजेस को रिपीट करते हैं किसी भी चीज़ का या पर्सन का नाम लेकर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और एडवांस में आई एम सॉरी माय जॉब, मैंने इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर दिए, आई एम सॉरी माय जॉब कि मैं आपके लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ, आई एम सॉरी माय जॉब कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही हूँ, आई एम सॉरी माय जॉब कि मैं सेटिस्फाई फील नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच कि आज एटलीस्ट मेरे पास एक जॉब है, थैंक यू सो मच। मुझे अब सारे बेनिफिट्स ऐड करो थैंक यू के साथ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद अपनी जॉब को आई लव यू कहो। अब जिन लोगों को, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, मैं एक्चुअली अपने घर में भी बताती हूँ, कई बार कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो मैं बोलती हूँ इसको जस्ट आई लव यू कहो, ये सही हो जाएगी, एंड लिटरली इट वर्कड। कभी लैपटॉप ख़राब हो जाए, मोबाइल ख़राब हो जाए, इवन गैस का लाइटर नहीं चलता ना, तो मैं बोलती हूँ घर में मम्मी को, मैं गैस का आई लव यू बोलो, अपने आप चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ तो ठोकने की हैबिट है, रिमोट नहीं चल रहा, ठक ठक। हाँ, लोग पहले यही करते थे, मैं नहीं करती आजकल, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी सही करती हूँ, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सही होता तो ठीक है यार, नया ले लेंगे, बट उसको क्यों गर्ज करना, वो इतना सपोर्ट कर रहा है ना, जब तक उसने आपका साथ दिया तब तक तो उसको थैंक यू बोलो। क्या होता है कि लोगों की, मान लो बाइक खराब हो गई या कार खराब हो गई, रास्ते में कोई भी इशू आ रहा है, लोग वहीं पे उसे ठोकर मारते हैं, किक मारते हैं उसे, है ना, आपने देखा हो, मैंने देखा है। आज मट्टी में एक बंदे की बाइक खराब हुई, लेट आया था वो, वहीं पे उसने किक मारा होगा, एक लात मारी होगी उसको कि नहीं चल रही वो है, मैसेज जब कर रहा था ना last इन्फॉर्म time करने में के लिए, उसमें भी गालियां ही थी। हाँ, सो आपको सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि भाई तुमने मेरा इतने दिनों तक साथ दिया। सही बात आपको नहीं पता ये होपोनोपोनो के 4 सेंटेंसेस हो सकता है आपकी उस कार को या उस खराब बाइक को सही कर दे, या फिर आपको इमीडिएट कोई मैकेनिक दिलवा दे वहाँ पर। इतनी पावर है इन वर्ड्स में। मैंने आपको बताया वो वोटर वाला एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको बताया, इतनी पावर होती है शब्दों में कि वो कुछ भी चीज़ कहीं पे भी मिरेकल्स क्रिएट कर सकती है। बिल्कुल। नहीं, आज मतलब बहुत सारी लाइफ को ना, मतलब हम एक एक वर्ड को किस तरह से बोल रहे हैं, उसका लॉन्ग टर्म में किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है, हम हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, ये चीज़ भी मुझे आज सीखने को मिली। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कई बार मुझे भी लगता है, जैसे अगर आज मैं एक डायरेक्टर हूँ तो हो सकता है कि मैं किसी एम्प्लॉय से शायद इसलिए ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत मान लिया है, तो मैंने रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रखी है उसके लिए। तो अब हो सकता है कि मैं वो चीज़ें बंद करूँ और मैं उनको भी बोलूँ कि भाई मैं भी तुम्हारे बारे में अच्छा सोचूंगा, ये पॉडकास्ट उनको ज़बरदस्ती दिखाऊंगा बैठा के ऑफिस में कि नहीं नहीं सब देखो और आजकल मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचना है। और एक चीज़ और बताती हूँ आपको इसी बात पे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुआ, आपके पार्टनर के साथ या ऑफिस में ही किसी के साथ, या फिर किसी के साथ फ्रीक्वेंसी ख़राब हो गई मान लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन भी ओपन करे और आप भी करो, दोनों में से कोई एक पर्सन भी करेगा तो हीलिंग हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ये तो और क्योंकि बढ़िया है। हर चीज़ एक एनर्जी है इस यूनिवर्स में। आप हो, मैं हूँ, यहाँ पे जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, इवन ये सोफ़ा, ये भी एक एनर्जी है। अगर आप साइंस में ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज़ एक एनर्जी है। ठीक है, सो जब हर चीज़ एक एनर्जी है तो यानी कि मैं और ये एक ही तो एनर्जी है, सेम एनर्जी है जो मेरे अंदर है। अगर मैं कहूँ ये सोफ़ा कंफर्टेबल नहीं है तो ये मुझे कंफर्टेबल फील नहीं कराएगा, ये मुझे पेन करने लगेगा। बट अगर मैं कहूँ थैंक यू सो मच टू बी सो कंफर्टेबल फॉर मी, तो मुझे कंफर्टेबल लगेगा, मैं अच्छे से बैठ पाऊंगी इसके ऊपर। ये कितने रुपए का कोर्स है? बहुत सस्ते हैं मेरे कोर्सेज, बहुत, आप बिलीव नहीं करेंगे। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना, वो लाखों रुपए खर्च करके आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास। कभी एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ये प्लैनेट ख़राब है, कभी वो ख़राब है, बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और मेरा 1 मंथ के कोर्स में उनकी लाइफ चेंज हो जाती है पूरी, 100% ट्रांसफॉर्म। एक इंसान, मैं आपको बता रही हूँ, जो रोते हुए आता है ना मेरे पास, वो नेक्स्ट डे से हंसना स्टार्ट कर देता है। विद इन अ वीक उसकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना उसको, वो बोलता है लाइफ इज़ जस्ट अमेजिंग। ये तो मतलब नहीं, कई बार क्या होता है ना, आप जिन चीज़ों सुनते हो, एक तो होता है कि उन चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब इसमें ऐसा नहीं कि 100% एकदम बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो लॉजिक्स हैं, इनके पीछे जो स्टोरी टेलिंग आपने करके बताई है, हाँ मतलब विद साइंस आपने बताई है, तो वहाँ से ना ये लॉजिक बहुत क्लियरली क्रिएट होता है कि अगर मैं सच में किसी के बारे में इतना गलत सोच रहा हूँ, तभी तो मुझे उस पर नफरत आ रही है, तभी तो मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है, और गुस्से में मैं कुछ गलत करूंगा ही करूंगा, एंड देन कभी भी चीजें वहां से अच्छी नहीं होने वाली, हमेशा बिगड़ेंगी। सामने वाला पर्सन आपके साथ और ज्यादा बुरा बिहेव करेगा। आप अपने किसी एम्प्लॉय के बारे में, कोई भी कलीग हम के, उनके बारे में आप एक बार गलत सोच के देखिए, बस 100% आप उसको नहीं बोलेंगे सामने से, आप उसके सामने हंस के उसकी तारीफ भी कर देंगे, लेकिन अगर आपने मन में गलत सोच लिया, आपकी फ्रीक्वेंसी उस इंसान तक पहुंचेगी और आपके साथ बैड बिहेव करने लगेगा। और वहीं अगर आप सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, उसको और कुछ भी नहीं, सिर्फ थैंक यू ही कह देंगे ना, क्योंकि लव फ्रीक्वेंसी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हर किसी को लव ही चाहिए, एक प्लांट को भी लव चाहिए, एक एनिमल को भी लव चाहिए, इंसान को तो चाहिए ही, हर रिश्ते में चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पार्टनर के साथ ही चाहिए, भाई बहन के साथ भी चाहिए, पेरेंट्स के साथ भी चाहिए, फ्रेंड्स के साथ भी चाहिए।
हर रिश्ते में प्यार चाहिए, हर किसी को चाहिए। पहले तो आपके इतने खुश रहने के लिए बहुत मतलब हमारी तरफ से थैंक यू, क्योंकि एक होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी बहुत फील होती है और 1.5-2 घंटे होने हुए हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कोई 10-15 मिनट पहले हमने बातचीत शुरू की होगी। तो अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट उस शॉर्टर वर्जन की तरफ, जहाँ पे सवालों के जवाब या तो मैं आपसे एक वर्ड में या एक सेंटेंस में एक्सपेक्ट करूंगा, जिसका नाम है रैपिड फायर सेक्शन। तो पहला सवाल है रैपिड फायर में कि एक ऐसी चीज जो मेडिटेशन करते वक्त लोग करते हैं और वो बंद कर देनी चाहिए। कंट्रोलिंग योर थॉट्स। ओके। जनरली कितना टाइम लगता है, वैसे तो शायद पता नहीं ऐसा पॉसिबल होता भी होगा नहीं होता होगा, लेकिन जनरली कितना टाइम लगता है एक मैनिफेस्टेशन को सच होने में? इट डिपेंड्स ऑन आवर फ्रीक्वेंसी। हम चाहें तो 1 मिनट में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स तो हमें तथास्तु कहने के लिए तैयार ही बैठा है। अच्छा, जब आप इतने लोगों को मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं, फिर वो लोग करना शुरू करते होंगे, फिर आपको फीडबैक भी देते होंगे। यस, टेस्टिमोनियल्स हैं मेरे हाँ, चैनल पर। तो उन फीडबैक्स के हिसाब से आपको क्या लगता है, ऐसी कौन सी टाइप या ऐसी कौन सी कैटेगरी ऑफ मैनिफेस्टेशन है जो जल्दी सच हो जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी सच हो जाते हैं या पूरे हो जाते हैं, मैं कहूँ तो? विजुअलाइजेशन। अच्छा, एक ऐसी चीज जो आप अपने चाइल्डहुड से हील करना चाहेंगे? नथिंग, आई एम वेरी हैप्पी। What is the most effective healing technique as per you? इतनी सारी EFT टेक्निक्स। टैपिंग, जिसके EFT बारे में हमने बात नहीं की है। कुछ अच्छा। भी अगर मुझे लगता है कि कभी मेरी एनर्जी लो हो रही है तो मैं EFT टैपिंग करती हूँ। तो इसके और बारे में थोड़ा सा immediate- बता ही दीजिए, इतना हाँ, कुछ अपन ने EFT बताया। एक्चुअली क्या होता है, टैपिंग हमारी बॉडी में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमारे हैंड में होते हैं, बॉडी में होते हैं, तो उसी तरह से ये EFT टैपिंग होती है। हमारी बॉडी में कुछ ये वही points होते हैं। इमोशनल फ्रीडम। यस यस। सो इसमें हमें क्या होता है, हमारी बॉडी में जब हम कुछ भी निगेटिव सोचते हैं या ब्लॉकेजेस होते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी स्टक हो जाती है। तो एनर्जी स्टक हो जाती है तो हमें टैप करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आपके घर में कोई पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा है, सो जब आप प्लम्बर को बुलाएंगे तो कई जगह टैप कर करके चेक करेगा कहाँ पे हाँ। पानी स्टक हो रहा है। सेम वे में निगेटिव थॉट्स की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी स्टक हो जाती है। सो हमें अपनी बॉडी में कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे टैप करना होता है। और टैप करते वक्त हम अफर्म करते हैं, रिलीज कर रही हूँ मैं इस निगेटिव थॉट को, रिलीज कर रही हूँ, आई रिलीज दिस निगेटिव थॉट्स, दिस निगेटिव इमोशंस राइट नाउ। सो जब हम टैप करते हैं तो वो निगेटिविटी रिलीज हो जाती है और हमारे ब्लॉकेजेस क्लीन हो जाते हैं और हमारी सक्सेस और मैनिफेस्टेशन फास्टर हो जाती है। ओके। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल और अमेजिंग टेक्निक है। ज्यादा मुश्किल क्या है इनमें से अट्रैक्ट करना, लाइफ पार्टनर या मनी? दोनों ही ईजी है। दोनों इजी है। बहुत ईजी है, मैंने बहुत मनी मैनिफेस्ट किया है। ठीक है। एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए कोई भी एक ऐसी मैनिफेस्टेशन या जितनी भी टेक्निक्स आप जानते हो उनमें से कोई एक ऐसी प्रैक्टिस जो हम लोगों को सबको करनी चाहिए? करनी चाहिए। कीप स्माइलिंग। कीप स्माइलिंग। मिरर के सामने जाके स्माइल करिए आप, क्योंकि मिरर टेक्निक के बारे में मैंने नहीं बताया। आप मिरर के सामने जाके स्माइल करिए और अपने आप को बोलिए मिरर के सामने जाके, आई एम सो मच हैप्पी। अपना नाम लेके खुद को आई लव यू बोलिए मिरर के सामने जाकर। हो ओपनो मिरर के सामने जाकर करिए, आप देखेंगे उसका इम्पैक्ट आपको बहुत फास्ट मिलेगा और रिफ्लेक्शन आपके फेस पर आएगा, आपका फेस ग्लो करेगा। चलो ये वाली चीज़ भी ट्राई करनी पड़ेगी। Yes. तो गाइस, मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें से इतना ज़्यादा हंस के तो मैंने मतलब किसी भी गेस्ट से इतनी बात तो नहीं की होगी, और किसी गेस्ट ने भी हमारे साथ पॉडकास्ट में रहते हुए इतनी ज़्यादा स्माइल नहीं करी होगी। तो मैम, सो मच थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई लिटरली फेल्ट वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट दिस पॉडकास्ट। और मैं एक बार फिर से आपको My pleasure. बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मैम आप आए और एक इतना अच्छा कॉन्वर्जेशन हमने बिल्ड किया। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पर्सनली कहीं ना कहीं लगता है कि अगर इनमें से अगर 2-3 चीज़ भी अगर हम एज ए लर्निंग इस पॉडकास्ट से लेके जाएं और लोग या मेरे जो भी वॉचर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ों को अगर कहीं भी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर चैलेंज को फिक्स करने में उसको अगर ट्राई करना शुरू करें, मुझे नहीं पता सब कुछ तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट शायद एक उस तरफ की जर्नी तो जरूर उनकी शुरू हो ही जाएगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। Thank you so much actually for inviting me here.